brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। गुजरात में हादसा हुआ और हादसे के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आरोप, बहुत सारे सवाल सामने आए। कोई कह रहा है कि कार्रवाई अच्छी नहीं हुई, सही नहीं हुई, तो कोई कह रहा है कि ढिलाई बरती गई। इसके बीच में कई सारे सवाल अभी भी उपज रहे हैं कि क्या 1 महीने से भी कम समय बाद होने वाले गुजरात में जब जो मतदान होंगे, विधानसभा चुनाव में जो मतदान होंगे, उसमें क्या गुजरात के विकास मॉडल पर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कितने मौजूद होंगे, कितने रिलेवेंट होंगे? क्या 134 लोगों की मृत्यु को लेकर पार्टियां राजनीति कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? और नहीं कर रही हैं तो उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किस लिए किया है और कर रही हैं तो राज्य में लंबे समय से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां क्या है चुनावों को लेकर। और इसके साथ बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के चुनावों पे, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है और लोग, जानकार ये कहने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी जो थोड़े से प्रचार के लिए हिमाचल में आई थी, लेकिन अब हिमाचल से हटाकर उसने अपना सारा फोकस गुजरात में शिफ्ट कर दिया है। तो वहां पर भी हमारी लल्लन टॉक की टीमें मौजूद हैं, सौरभ भी मौजूद हैं, तो सबसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे राजनीतिक भूमिका, तापमान कैसा है। आइए शुरू करते हैं नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों की डेट्स अनाउंस हो गई हैं। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को पोलिंग है और 8 दिसंबर को हिमाचल का जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा उसी दिन गुजरात का भी चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन गुजरात के लिए जो बीते दिनों के घटनाक्रम हैं वो काफी उदास रहे हैं, काफी भयावह भी रहे हैं। और उसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सोशल डेवलपमेंट्स, वो भी काफी रोचक और ध्यान देने योग्य हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन पर बात की जानी चाहिए। और इस सत्र में हम इन सब पे ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार, राहुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ होंगे, जो गुजरात का एक भयानक दौरा करके और एक पूरा एक्सटेंसिव दौरा करके घूम घूम के लौटे हैं हाल फिलहाल ही। अहमदाबाद से हमारे साथ होंगे हिमांशु भयानी, सीनियर जर्नलिस्ट, स्वतंत्र पत्रकार हैं। हिमांशु जी स्वागत है। और साथ में हमारे साथ होंगे जुमाना शाह, जो इंडिया टुडे मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग करती हैं, पत्रकारिता करती हैं गुजरात से। आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं सबसे पहले बात मोरबी से शुरू करूंगा। 30 अक्टूबर को मोरबी में एक पुल गिरता है, कई दशकों पुराना, 10 दशक पुराना। 134 लोग मारे जाते हैं और इन 134 लोगों की मृत्यु के साथ, इस हादसे के साथ बहुत कुछ सामने आता है। और ये जो बातें सामने आती हैं, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर बार बार आपकी निगाह जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कंपनी के बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ा गया, जिस ओरेवा कंपनी ने पुल के रखरखाव का जिम्मा लिया। फिर कुछ लोग कहते हैं कंपनी के कुछ ही अधिकारियों पर क्यों एक्शन लिया गया, जो जिम्मेदार लोग थे, जो नगर निगम के अधिकारी थे, जो नगर प्रशासन के अधिकारी थे, उन पर एफआईआर क्यों नहीं की, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। इस तरह की बातें हो रही। फिर वो एक एपिसोड आता है कि पीएम मोदी के विजिट के पहले अस्पताल की रंगाई हो रही है, वाटर कूलर लगाया जा रहा है, कनेक्शन नहीं किया जा रहा है। मोरबी हादसा, मैं हिमांशु जी आपसे ही पूछना चाहूंगा सबसे पहले। मोरबी हादसा अभी के फिलहाल, जब हम ये हादसे से 6-7 दिन बात कर रहे हैं और आज ही जब हम ये शूट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम फेस का, ईशुदान गढ़वी का अनाउंस कर दिया है। तो अभी मोरबी हादसा कितना ज्यादा तापमान में बना हुआ है अभी गुजरात में? सर देखिए, मोरबी का जो दुर्घटना और जो हादसा हुआ वो बेहद ही दुखद था। तो प्रजा में कहीं ना कहीं इस बात को लेके रोष है कि क्यों ये बेसिक्स जो है उसको ध्यान पे नहीं लिया गया। मसलन आपको दोनों साइड पे एक सिक्योरिटी गार्ड्स रख के 25-25 लोगों को जाने देने की बात थी, वो आपने बेसिक्स क्यों फॉलो नहीं किए? सेफ्टी और सिक्योरिटी की कोई गाइडलाइंस है? अगर आप पीपीपी मॉडल पे कुछ लेके आते या नहीं आते, तो ये धज्जियां उड़ गई है। और सबसे बड़ी चीज, जहां पे पब्लिक में जो रोष है, प्रजा में जो रोष है,
वो इस मुद्दे को लेके है कि ठीक है, दुर्घटना हुई, चलिए आपके बस में नहीं था, पर फिर आप आते हैं अस्पताल में, अस्पताल को मतलब सजाया धजाया जाता है दुल्हन की तरह, बेडशीट्स जामनगर से मंगवाए जाते हैं, तो ये क्या माजरा है? और एक एक बेड पे 3-3 लाशें रखी गई थी, ऐसा कई लोगों ने बताया भी है। तो पीएम के आने पे इसको सजाने धजाने की क्या जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेके रोष है, लेकिन जब रोष है, इमोटिव इश्यू है, वो वोट्स में कैसे ट्रांसलेट होगा ये देखना जरूरी है। अगर हम वोट्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो मैं थोड़ा आपको मतलब एक पिक्चर इस तरीके से देना चाहूंगा कि 2017 के साल में 4.35 करोड़ 4 करोड़ 35 लाख वोटर्स, 4.35 करोड़ वोटर्स थे, जिसमें से 70% टर्न अराउंड, 69 पॉइंट समथिंग, तो 79% टर्न अराउंड, 70% टर्न अराउंड लेके चलते, उसमें 3 करोड़ मतदाता पोलिंग बूथ तक गए, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ 47 लाख वोट्स, 1.47 करोड़ वोट्स मिले। कांग्रेस को 1.23 करोड़ वोट मिले, तो उसका आंकड़ा लगा लीजिए तो 2.70 करोड़ होता है, और बाकी के 30 लाख वोट जो है वो अपक्ष वगैरह में बढ़ चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के 1.25 करोड़ कार्यकर्ता, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है सीआर पाटिल, उनका कहना है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 1.25 करोड़ कार्यकर्ताओं ने कमल का ही बटन दबाया था, दूसरा कुछ नहीं दबाया था। तो 1.25 करोड़ कार्यकर्ता मिलके 22 लाख वोट 2017 में ले। अब उसी डायमेंशंस पे अगर आप चले जाइए, 99 सीट्स, 70% टर्न अराउंड अगर होता है, तो इस बार 4.9 करोड़ वोटर्स है और 3.5 करोड़ वोटर्स पोलिंग बूथ तक जाएंगे। अगर 70% टर्न अराउंड होता है तो बढ़ता है घटता है वो देखा जाएगा, लेकिन वही सिचुएशन 2017 की हम कंसीडर करें 99 सीट्स वाली, तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो 49 पॉइंट समथिंग था, यानी 50%। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 1 करोड़ 75 लाख वोट्स, यानी कि टोटली 1.25 करोड़ कार्यकर्ता अगर बात करें तो 50 लाख वोट ज्यादा, और 2017 के मुकाबले 28 लाख वोट ज्यादा, यानी कि 2017 में 5 कार्यकर्ता मिलके 1 वोट लाया था, वही 5 कार्यकर्ता को मिलके 2 वोट लाने, ऐसे माहौल में जहां पे महंगाई है, जहां पे बेरोजगारी का मुद्दा है, जहां पे हर दूसरे दिन सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चढ़े जाते हैं, और सबसे बड़ी त्रासदी या जो दुर्घटना हुई मोरबी की जिस तरीके से, और बाकी कम्युनिटीज या उसके जो समीकरण है उसके बारे में फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा किस तरीके से क्या चल रहा है। हाँ, अभी हम ज्यादा शुरुआत में हम थोड़ा मोरबी पे हम बातचीत करेंगे। हाँ, कि मोरबी को लेकर जो सेंटिमेंट है वो अभी कितना ज्यादा सजग है और कितना ज्यादा सवाल पूछने वाला है। गुस्सा बिल्कुल है पब्लिक में। तो ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी को अपना 7 जो वोटर्स पोलिंग बूथ तक जाते हैं उसमें 3.5 वोट अकबंद रखना है, और आम आदमी पार्टी की चैलेंज है कि हालांकि उनका कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड गुजरात की विधानसभा के चुनाव में नहीं है, तो उनको 0 से 3.5 तक जाना है अगर टक्कर देनी है। वहां पे कांग्रेस कहीं ना कहीं शांति से अपने 2-2 वोट लेके चल रही है, और कांग्रेस का बयान जिस तरीके से कल आया कि जिसमें भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ हम गठबंधन कर भी सकते हैं, तो इन सब मामलों के बीच अगर 2 वोट कांग्रेस लाती है, 2 वोट अगर आम आदमी पार्टी लाती है, और सत्ता में कुछ मतलब सत्ता पे अपना दावा जमाती है, तो ये देखने लायक रहेगा। पर मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि हार जीत जो है वो 100-200 वोटों से होगी। धरातल पे जिस तरीके से माहौल, बेसिक्स बनाम प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की राजनीति, बेसिक्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो बेसिक्स है, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ एंड राइट टू एजुकेशन, तो ये मुद्दा आ गया है प्रोग्रेस वर्सेस डेवलपमेंट की राजनीति में। राजदीप सर, ये जो अभी मोरबी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर एक जो सेंटिमेंट जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं मेरी बातचीत का सिरा वही है कि क्या पार्टीज के अंदर, एक तो मैं कांग्रेस के अंदर की एक खबर सुन रहा हूं लगातार कि कांग्रेस का एक हिस्सा है जो इसको लेके, इस पूरे घटनाक्रम को लेके राज्य सरकार को और बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये भी लोग ये बता रहे हैं कि शायद जयराम रमेश और अशोक गहलोत इसके पक्ष में नहीं है कि हमला इसको लेकर राजनीति की जाए, इसको लेकर ऐसा कुछ किया जाए। क्या है सर मामला, कितना गंभीर है पॉलिटिकली अगर देखा जाए और सोशली भी देखा जाए तो? सर देखिए, आप इस परिप्रेक्ष्य में इसे देखिए कि मोरबी म्युनिसिपैलिटी जो है, जो राजकोट के बगल में है, ये बीजेपी का गढ़ रहा है। 1986 से अगर आप ले आज तक केवल 1-2.5 साल का गैप था 2015 और 21 के बीच। वो गैप अगर आप छोड़िए तो लगातार बीजेपी करीब 4 दशक से मोरबी म्युनिसिपैलिटी पर अपनी पकड़ जमाई हुई है।
2021 में 52 सीटें उनकी आई। मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो चेयरपर्सन है कुसुम परमार, उनके जो हस्बैंड है वो बीजेपी के किसान सेल से वहां जुड़े हुए हैं। यानी बीजेपी के लिए ये पूरा एक फोर्ट्रेस आप मान लीजिए। वहां की जो पाटीदार की राजनीति है, सौराष्ट्र की पाटीदार की जो राजनीति है, उसमें अर्बन इलाकों में राजकोट और इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहां बीजेपी का वर्चस्व पूरी तरह से रहा है। बीजेपी को नुकसान कहां हुआ पिछले चुनाव में? ग्रामीण सौराष्ट्र में, ग्रामीण एरियाज में। अब मोरबी की जो घटना है वो एक तरह से जरूर इस बात पर विपक्ष उस पर सवाल उठा सकती है कि गुजरात मॉडल की आप बार बार बात करते हैं, उस मॉडल के बीच में एक पुल इस तरह से गिरता है जो आपने एक प्राइवेट ऑपरेटर को दिया था, जिसके एक्सपीरियंस या कितना उन पर उनका अनुभव था ब्रिज बिल्डिंग में, उस पर सवाल उठा था। 15 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया? तब आपकी सरकार म्युनिसिपैलिटी में थी और पूरी तरह से पिछले 15-25 सालों से गुजरात में है। ये सब सवाल बीजेपी पर जरूर उठाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात की जनता ये भी जानती है कि मोरबी की जो घटना है वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। अब गुजरात में मैंने देखा है इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण जब आप करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलती। आज अगर आप गुजरात की राजनीति देखें, मुझे लगता है गुजरात की राजनीति अगर विपक्ष करना चाहता है, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी को इशू बनाकर गुजरात की राजनीति नहीं कर सकते, आपको उसे लोकलाइज करना पड़ेगा कि लोकल लेवल पर क्या म्युनिसिपैलिटीज जो है वो वाकई काम कर रही हैं। क्योंकि मोरबी के बाद यही सवाल उठाया जा रहा है और वाजिब सवाल है कि म्युनिसिपैलिटी कैसे कह सकती है कि हमें मालूम ही नहीं था कि इस ब्रिज को एक बार फिर रीओपन किया जा रहा है, जबकि इतने लोग वहां रोज 4-5 दिन से साल जो गुजराती न्यू ईयर था उसके बाद वहां इकट्ठा हो रहे थे। तो आप उस म्युनिसिपैलिटी के इनकॉम्पिटेंस पर, उस क्रिमिनल नेग्लिजेंस पर जरूर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि मोदी मॉडल या गुजरात मॉडल को लेकर आप एक मोरबी को लेकर एक मुहिम छेड़ सकते, तो हमने देखा ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप देखिए ना 52 सीटें अगर बीजेपी को आती है मोरबी म्युनिसिपैलिटी में, इसका मतलब है विपक्ष इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। यानी उस एरिया, आप ऐसे इलाके के बारे में बात कर रहे हैं जहां आप कह सकते हैं कांग्रेस इज वेरी मार्जिनल। आम आदमी पार्टी बहुत ही छोटी पार्टी है उस एरिया में। आज अगर कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कांग्रेस का एक पकड़ है सौराष्ट्र में, या धीरे धीरे कुछ अर्बन पॉकेट्स में आ पा रही है, उसमें मैं मोरबी को नहीं गिनता। देखिए मोरबी जैसे जो म्युनिसिपल टाउन्स है, दे आर द बेसिस ऑफ बीजेपी सपोर्ट इन गुजरात। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां इस तरह के कई छोटे छोटे टाउन्स हैं जहां म्युनिसिपैलिटी जो है पूरी तरह से बीजेपी के कंट्रोल में है। ग्राम पंचायत में बीजेपी को कुछ चुनाव में जरूर चुनौती मिली थी, लेकिन जैसे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर आते हैं, यू विल फाइंड कि बीजेपी का पूरा स्वीप होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मोरबी को इश्यू बना के गुजरात भर में आप एक मुहिम छेड़ सकते हैं। हाँ, मोरबी में सवाल उठेंगे, मोरबी के इर्द गिर्द सवाल उठेंगे, लेकिन जो पकड़ बीजेपी की आज राजकोट और इर्द गिर्द के इलाकों में है, उसको तुरंत हिलाना मुश्किल होगा। बेसिक इश्यू जो है, कुछ जो जिक्र हिमांशु ने किए, मैं देख रहा हूं कि उन पर जो जोर लगाया जा रहा है उस पर असर होता है। जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पोर्टेबल वाटर की बात करते हैं, जो आपने देखा होगा मोरबी हॉस्पिटल के हाल, ये कोई मोरबी हॉस्पिटल ही नहीं, गुजरात के कई अस्पताल की यही हाल थे कोविड के जमाने में, क्योंकि जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल वहां चलते हैं उस पर बहुत सवाल उठाए। तो ये जो लोकल सवाल अगर आप उठाएं तो जरूर आपको थोड़ा उसका असर मिलता है, बट एज अ स्टेट लेवल इश्यू ऑन गुजरात मॉडल, मुझे नहीं लगता इस समय आप इसे एक स्टेट लेवल इश्यू बना सकते हैं। हाँ, मतलब जो गुजरात के अस्पतालों की आप बात कर रहे हैं, तो कोविड सेकेंड वेव के समय अहमदाबाद के ही सिविक अस्पताल की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए थे। बाहर एम्बुलेंसेस की लाइन लगी थी और हम सभी लोग किसी न किसी मौके पे कि किसी को बेड मिल जाए, किसी को रहने की जगह मिल जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, गुजरात में ही लगे हुए थे। अच्छा, और मैं इसी से जोड़ के छोटी सी बात कहता हूँ। एक गुजरात के नेता मुझे कह रहे थे कि जिन एमएलएज ने कोविड में अच्छा काम किया है उनको कोई परेशानी नहीं होगी री इलेक्ट होने, लेकिन जो एक तरह से मिसिंग इन एक्शन थे,
जो नहीं थे, जब लोगों का दर्द बहुत था, जिन्होंने लोगों के साथ उस समय उनको सहारा नहीं दिया, ऐसे एमएलए को री इलेक्ट होना बहुत मुश्किल होगा। उनको या तो बीजेपी रिप्लेस करेगी, या अगर वो चुनाव लड़े तो उनको बड़ी भारी चुनौती होगी इस बार। ऐसे कोई फिगर आपसे, आपकी बातचीत में, आप लोगों से बातचीत में कुछ नेता कहते हैं कि ये फिगर कितना है इनएक्टिव एमएलए का और एक्टिव एमएलए का? क्या फिगर कुछ समझ में आता है सर आपको? अब मुझे जो कहा गया है कि बीजेपी करीब 25% अपने सिटिंग एमएलए को बदल सकती है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी का इतिहास देखें, गुजरात की राजनीति में 30-35% तक वो एमएलए बदलते हैं। 1 in every 3, 3 में से 1 एमएलए आप देखेंगे मोदी जी ने मोर और लेस हर चुनाव में उस रेशियो में बदला है। तो आप देखेंगे, मुझे लगता है 25-30% तक बीजेपी के अब 111 है कांग्रेस के डिफेक्शंस के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि 30-40 एमएलए ऐसे हो सकते हैं इस चुनाव में जिनको इस बार टिकट नहीं मिलेगी। और दूसरे राज्यों की तरह नहीं है कि आप बागी होके चुनाव जीत सकते हैं। आपको वो बीजेपी का सिंबल की जरूरत पड़ती है गुजरात में, मोदी जी के एक करिश्मे की जरूरत पड़ती है अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। राहुल सर, आप अभी होकर आए हैं वहां से, राजकोट जहां पे मोरबी हुआ है, एक लोकली हम वहां का मुद्दा अगर मान लें कि उस आसपास के इलाके को ये मुद्दा इफेक्ट करेगा, वहां पे समीकरणों को शायद थोड़ा सा अलग तरीके से मनूवर करे, लेकिन राजकोट के बाहर दूसरे इलाकों में क्या सेंटिमेंट है पब्लिक का? एक आम आदमी पार्टी का नया इक्वेशन बनने से, साथ ही मोरबी जैसे हादसे के लिए जो इनकॉम्पिटेंसी, साथ ही एक्शंस में जो ढीलेपन बरतने के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब ऑफिशियल्स आपके जेल से बाहर हैं और आप लोगों ने गार्ड को, चौकीदार को, टिकट कलर को आपने उठा के जेल में डाल दिया। क्या राजकोट के बाहर कितना बड़ा पॉलिटिकल सेटअप तैयार हो रहा है जब चुनाव हमारा लगभग 1 महीने से भी कम दूरी पे है? देखिए, मैं इसमें एक कहूंगा कि मोरबी को अगर आप एक एग्जाम्पल मानेंगे तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा अगर आप ये समझ चाहें कि हो क्या रहा है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर अगर आप स्थिति देखें, अगर बीजेपी इस बार जीत जाती है तो बीजेपी विल बी क्लोजर टू द सीपीएम लेफ्ट फ्रंट इन बंगाल इन टर्म्स की एक लंबा राज किसी एक फ्रंट का या पार्टी का रहा हो किसी राज्य में, तो लेफ्ट फ्रंट वहां पे 1977 के करीब से आया था और 2011 तक अगर चला, जब तृणमूल ने उनको हरा दिया, तो 33-34 साल का उनका राज था। यहाँ 27 साल हो चुके हैं, एक टर्म और हो जाने के बाद, यानी बीजेपी लंबे समय तक किसी राज्य में शासन करने वालों में की श्रेणी में पहुंच जाएगी। अब अगर आप बंगाल का देखें कि वहां क्या हुआ था, तो आप ये देखिए कि बंगाल में क्या क्या चीजें उनके फेवर में थी। उनके फेवर में थी जो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, उन्होंने जो वहां पे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी, एगैलिटेरियन सोसाइटीज की बात करी। उसके बाद 2000 में बुद्धदेव भट्टाचार्य साहब आते हैं ज्योति बासु के बाद। 2006 में जब 235 सीटें जीतती है बंगाल में लेफ्ट फ्रंट, तो कहा जाता है कि ही वाज अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर। लेकिन उसके बाद वो एक पेजेंट मूवमेंट शुरू होता है 2007 में, जब टीएमसी, माओइस्ट और तमाम लोग नंदीग्राम के ऊपर जुटते हैं केमिकल फैक्ट्री को लेकर के। और उसके बाद 2010 का समय आता है जब पंचमहल वगैरह को लेकर के जो मिलिटेंट्स का मामला आता है, फिर धीरे धीरे शिंगूर आता है, और उसके बाद 2009 में टीएमसी और कांग्रेस जो है वो लोकसभा में 27 सीटें जीत जाती हैं जी। और उसके बाद 2011 में लेफ्ट फ्रंट बाहर के सिविक पहले हारता है और उसके बाद बाहर हो जाता है जी। अब अगर आप इसको देखें तो उनकी जो नुकसान क्या हुए कि किस तरह से सेटबैक हुए, देखिए इंडस्ट्री भाग गई, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रहा, ये सब चीजें हुई। जो फार्मर्स की ग्रोथ थी वो रुक गई क्योंकि उनका खरीदार कोई नहीं बचा। गरीब जो था वो और गरीब हो गया, यानी जितने लेफ्ट फ्रंट के जो प्लस क्रिएट किए थे लेफ्ट ने वो माइनस आ गए। 2007 का जो एनएसएसओ सर्वे था उसने कहा था कि बंगाल में सबसे ज्यादा स्टार्वेशन है 11% का, उड़ीसा में 5% था। अब अगर आप 2000 ये बीजेपी को देखें गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर आप अभी जाएंगे या कोई जाएगा तो ये नहीं लगता कि कोई आपको ये नहीं कहेगा कि बीजेपी चुनाव
हार या जीत के लिए लड़ रही है। आज की तारीख में सब कहेंगे, बहुत तमाम लोग कहेंगे कि बीजेपी अपना मार्जिन इंप्रूव करने के लिए चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो बंगाल में जैसे हुआ था कि नाराजगी बाद में आई, लेकिन एक मैं जिसे कहूंगा जो मैंने परसीव किया है बंगाल में, गुजरात में जाके, कि एक फटीग फैक्टर है। एक फटीग फैक्टर है जो कि विजिबल है। और वो फटीग फैक्टर क्यों है कि ये हम लोग हमेशा फटीग फैक्टर, कोई भी एक्सपर्ट अगर बात करेगा तो वो कहेगा कि साहब जनता में फटीग फैक्टर है। मैं कहूंगा कि गुजरात एक यूनिक केस हो रहा है पॉलिटिकल हिस्ट्री में हिंदुस्तान की, जहां नेतृत्व में फटीग फैक्टर है। मैं ये कहूंगा कि नेतृत्व का फटीग फैक्टर कैसे प्रूव किया जाएगा कि आप ये देखिए कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि गुजरात मॉडल लेके 2012 की जीत के बाद से 2014 में देश जीत लेती है, वही गुजरात मॉडल वाली पार्टी जो है उसका बड़ा नेता अपने राज्य में और वो पार्टी दोनों मिलकर के अपने राज्य में उनकी उदासीनता देखिए कि कोई एक नया ऐसा नेतृत्व जो कि लोगों को चर्न कर सके, एक्साइट कर सके, एंगेज कर सके, वो लीडरशिप क्रिएट नहीं करता। ये लीडरशिप ना क्रिएट करना भी एक तरह का फटीग फैक्टर है कि नरेंद्र मोदी ने कहा साहब मैं हूं और मैं ही गुजरात को एंथ्यूज और एक्साइट करता रहूंगा। 2017 में एग्जैक्टली यही हुआ। राजदीप और हम तमाम एग्जिट पोल्स में बैठे थे कि एक लेवल पे गुजरात का एक बहुत बड़ा वोटर, उसको लगता था कि साहब नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे यहां से जीत करके गुजरात देश का प्रधानमंत्री बना है, वी कैन गो अगेंस्ट द बीजेपी। बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, मगर बीजेपी के खिलाफ वोट करना, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करना हो जाएगा। तो गुजरात की जनता ने वो नहीं किया और वो एक टर्निंग पॉइंट था। वो फैक्टर आज भी है, लेकिन वो फैक्टर आज कितना पोटेंट है, जबकि 2002 से आए हुए नरेंद्र मोदी, 2014 से दिल्ली आ गए नरेंद्र मोदी, तब से भी 8 साल हो चुके हैं। तमाम ऐसे वोटर होंगे जो कि 10 साल के, 8 साल के, 9 साल के रहे होंगे, जब 12 साल के रहे होंगे जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए थे। तो मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी का जो स्टिंट था, अगर आप देखें, या बीजेपी का जो आना था, अगर बीजेपी का वोट शेयर देखें तो हिमांशु जी ने बिल्कुल सही कहा कि 49.05% है। 50% लोग अभी भी वोट करते हैं, लेकिन ये 50% अगर आप वोट देखेंगे तो पुराने इतिहास में चले जाइए तो 2002 में भी 127 सीटें मिली थी, 49.85% वोट मिला था। यानी वोट शेयर इतना ही था, सीटें कम हो गई 2017 में। यानी कहीं ना कहीं पॉलिटी में यह हो रहा है कि आपका बेस बढ़ गया, जहां से आपको वोट आते हैं वो बेस बढ़ गया। इस कारण से जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जीतते थे वहां वोट कम होने के कारण आपका विनिंग फैक्टर जो है, टर्नआउट जो है, वो कम होता गया है। अब इसका कारण देखिए कि अगर आप, मैं जो देख करके आया हूं गुजरात के अंदर अभी, कि गुजरात के अंदर 1985 में जो माधव सिंह सोलंकी साहब का खाम फैक्टर था, 149 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, बीजेपी कभी उसको छू नहीं पाई। उस तरह का उसका सोशल इंजीनियरिंग इतना परफेक्ट नहीं हुआ। हालांकि उसमें पटेल्स नहीं थे, बीजेपी उनको छीका मार के ले गई। लेकिन अगर आप लगातार देखते जाइए तो बीजेपी की आज की स्थिति क्या है। नरेंद्र मोदी ने, एक हिंदू पोलराइजेशन हुआ था, ये बड़ा डिस्टिंक्ट है, गोधरा और 2002 के दंगे के बाद एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट बड़ा स्ट्रांग हुआ था, वो एक तरफ है। गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात में इन्वेस्टमेंट, गुजरात की ग्रोथ, ये सब पार्टिसिपेशन करके एक नया फॉर्मूला बना जिसमें हिंदुत्व और ग्रोथ दोनों का एलिमेंट बनके नरेंद्र मोदी ने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान क्या किया, अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छी पानी की योजनाएं, अ गवर्नमेंट विच वाज डिलीवरिंग। अगर आज आप देखते हैं तो वही उदासीन चीफ मिनिस्टर्स जिनके नाम ढूंढने में लोगों को मुश्किल होगी, उनको लेकर के क्या हो रहा है कि सड़कें खराब हैं, स्कूल खराब हैं। और अगर आप मोरबी पे आ जाएं तो मोरबी सिंबलाइजेज करप्शन, द इंडिफरेंस इन गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस, ये सारी चीजें जो गुजरात में पिछले नरेंद्र मोदी के आने के बाद सरकारों की पुअर गवर्नेंस का एग्जाम्पल बनी है, मोरबी उसको सिंबलाइज करता है। और इसलिए मैं कहूंगा कि मोरबी में इतना बड़ा हादसा हो गया तो लोगों ने नोटिस किया, लेकिन 2 हफ्ते पहले 15 अक्टूबर को अगर जाए
तो पीयूष गोयल साहब जो हैं बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मोहन कुंडारिया साहब जो सांसद हैं वहां के, उनके साथ मोरबी में ही यात्रा में थे, गौरव यात्रा में हाय हाय के नारे लग गए थे वहां पे। तो मोरबी में भी यही हो रहा था। पिछले चुनाव में 3 सीटें कांग्रेस जीती थी वहां की। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ऑल दैट नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंटेड एंड टुक टू दिल्ली, गुड गवर्नेंस, लैक ऑफ करप्शन, सिंगल विंडो अफेयर्स, आई थिंक वहां गुजरात में ये सब चीजें जो हैं शनै शनै कम होती गई हैं। मोरबी उसका प्रतीक है। और बीजेपी के लिए ये जो मार्जिन बचाने की बात हो रही है, वो मार्जिन बचाना इसलिए शायद आसान होगा क्योंकि एक क्रिटिकलिटी होती है ऑपोजिशन की। और अगर आप देखें कि लोग कह रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं उसके अंदर अरविंद केजरीवाल अच्छी फाइट देंगे। अगर आप 2021 का सूरत का चुनाव देखें तो जो आपकी पार्टी थी, हार्दिक पटेल ने जो पास बनाया था, उनके साथ समर्थन से जब उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पटेल उतारे तो 24 पटेल जीते थे शायद और 3 ओबीसी जीते थे। और उन 27 जीत में आम आदमी पार्टी की 36 कांग्रेस की हार थी। तो कांग्रेस का जो पूरा म्युनिसिपल में वोट था सूरत में, वो आम आदमी पार्टी ले गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो डिविजन्स हैं, ये जो ऑपोजिशन की लैक ऑफ यूनिटी है, ये एलिमेंट एक बड़ा फैक्टर बनेगा। आइडियल ये होता कि अगर चैलेंज करना था 99 सीट से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही बीजेपी के लिए, को रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक राजदीप ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि जो एक अर्बन रूरल डिवाइड है और जो बीजेपी की वीक लिंक है कि 127 में से 66-67 सीटें जीती थी लास्ट टाइम कांग्रेस ने रूरल एरियाज में, 55 में से 44 अर्बन सीटें जीती थी बीजेपी ने। अगर एक कहीं टाई अप हो जाए कि कांग्रेस ट्राइबल और रूरल में अकेले बढ़िया लड़े और अरविंद केजरीवाल अर्बन एरियाज में, तो कहीं ना कहीं 99 सीटों का जो फेर है, जो हिमांशु कह रहे थे 4 या 5 या 2+2 वाला, वो 2+2 5 हो सकता है। अच्छा राजदीप जी, इसमें एक चीज मैं भी ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेहसाणा और आनंद में अब नागरिकता संशोधन के तहत लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को बसाने की बात हो रही है, और तो क्या जिस जो बात अभी राहुल जी पॉइंट आउट कर रहे थे और जो हम लोग कई लंबे समय से देखते रहे हैं कि बीजेपी का जो हिंदुत्व पोलराइजेशन है और हिंदुत्व और ग्रोथ को एक मिलाकर एक समीकरण दिखाना, उसका समुच्चय बना के लोगों के सामने रखना, क्या वो एक अलग चैप्टर है, उसका ही एक चैप्टर है, उसका एक एक्सटेंशन देने की कोशिश की है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय से आदेश आया कि मेहसाणा और आनंद में शरणार्थियों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए माइनॉरिटी शरणार्थियों को बसाया जाएगा? देखिए है कि ये जो मुद्दे उठते हैं ना, ये मुद्दे हम टीवी पर बहुत डिबेट करते हैं और ये मुद्दे चुनाव के टाइम पे होते हैं। जो जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि हम 6 ऐसे माइनॉरिटीज हैं जिसमें पारसीज को भी जुड़ा गया है, अफगान से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश देशी आए हुए, इनको जोड़ने का कारण क्या है? आप एक माहौल बनाना चाहते हैं, विशेषतर उत्तर गुजरात और सेंट्रल गुजरात में जहां ज्यादातर पोलराइजेशन की राजनीति हुई। देखिए, गुजरात को हम एक राज्य की तरह ना देखे तो अच्छा है। एक तो डिवाइड जो मैंने पहले भी कहा था वो है अर्बन रूरल, और मैं कहूंगा अर्बन सेमी अर्बन। ये जो सेमी अर्बन जो मोरबी जैसे टाउन्स है, एक वो डिवाइड है। अर्बन जो बीजेपी की तरफ पूरी तरह से है अभी भी, मुझे लगता है, जहां आप उनको चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा है। सेमी अर्बन जहां मुझे लगता है दिक्कतें बीजेपी को आएगी इस बार, क्योंकि यही एरियाज हैं जहां लोगों की एस्पिरेशंस बड़ी है, लेकिन आपने उनको पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया है। मोरबी उसका एक प्रतीक बन जाता है। वहां जो हॉस्पिटल्स हैं वो उस लेवल पर नहीं है, स्कूल्स है वहां आपको बहुत पैसा देना पड़ता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल जो हुई है, और एक ग्रामीण इलाके हैं। दूसरा जो डिवीजन है वो रीजनल वाइज है, सौराष्ट्र, खासकर की रूरल सौराष्ट्र, जहां कई ऐसे इलाके हैं जिन पर ज्यादा जोर इतने सालों से नहीं दिया गया। दक्षिण गुजरात, जहां ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत हैं, उनको भी कहीं लगता है कि उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई। फिर आता है नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात, जो ज्यादातर अर्बनाइज्ड भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पोलराइजेशन भी वही हुई है 2002 के बाद। तो जब आप इस तरह की नोटिफिकेशन करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने की है कि आप 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को सिटीजनशिप दे दीजिए और इससे उनकी जो सिटीजनशिप प्रोसेस है उसको हम फास्ट फॉरवर्ड की तरह कर देंगे।
अब आप जब ये चुनाव के पहले ही करते हैं और होम मिनिस्टर वहां के जो है गुजरात के जो हर्ष संघवी है, आपने देखा होगा मेरे जो आंकड़े हैं 2017 से टोटल ऑफ 1332 पाकिस्तानी 1032 पाकिस्तानियों को हिंदूज जो है पाकिस्तानी हिंदूज जो है उनको आपने नागरिकता दी है। और 2016 और 18 में भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ को ये अधिकार दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। जो बात इंपॉर्टेंट है 2022 में 107 पाकिस्तानी इंडियंस को अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने नागरिकता दी थी। पर आप इन मुद्दों से एक माहौल बनाना चाहते हो, एक माहौल की देखिए बीजेपी जो सरकार है वो हिंदुओं की रक्षक है, वो पाकिस्तान से भी आए जो हिंदू हैं उनके लिए वो कुछ करती है। दिस इज टू चेंज नैरेटिव। देखिए जो नैरेटिव जो केजरीवाल बनाना चाहते हैं कि आपने स्कूल्स के लिए क्या किया, अस्पताल के लिए क्या किया, आपकी जो गुजरात मॉडल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे फेल हो रही है। कांग्रेस भी एक तरह से लोकलाइज करने की कोशिश कर रही है कि पिछले 8 सालों से जब मोदी जी नहीं है तब से आप देखेंगे मुख्यमंत्री आपके 3 रहे हैं, आपकी पूरी कैबिनेट पिछले साल आपको रिमूव करनी पड़ी। इसका रिस्पॉन्स आप प्रो इनकम्बेंसी देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कभी कभी करवाना एक तरह से आसान होता है जब सरकार इतने सालों तक रही है, 25 सालों तक सरकार। आप प्रो इनकम्बेंसी कैसे करेंगे? आप प्रो इनकम्बेंसी करेंगे, आप ये दिखाते कि देखिए हम जो है असली हिंदुओं की रक्षक पार्टी है, वी आर। उसमें ये सिटीजनशिप भी आ जाता है कि जो दूसरे राज्यों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो परेशानी हो रही है वो गुजरात में नहीं होगी। हम गुजरात में इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, आपके एप्लीकेशन सब एक्सेप्ट करेंगे और एक माहौल बनाना चाहते हैं सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात में विशेषकर जहां पोलराइजेशन पहले हुआ है। तो मुझे लगता है हर गुजरात का जो हिस्सा है उसमें अलग अलग तरह की राजनीति होगी। अच्छा, मैं अब जुमाना के पास चलता हूँ। जुमाना, आई एम रियली सॉरी आपको वेट करना पड़ा थोड़ी देर। जो मेहसाणा और आनंद का इलाका है, मेहसाणा और आनंद का इलाका है जहाँ पे बसाने की बात हो रही है, इसके बाद हम थोड़ा गौरव यात्रा पे बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दा उठ गया है तो इस पे हम बात कर लें। मेहसाणा और आनंद वाले इलाके में ही बसाने की जरूरत है क्या? कोई एक वहां पे एक फैक्टर है जिसको लेकर एक स्पेशल मैसेजिंग जानी है, या किस तरह के समीकरणों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जैसा राजीव सर कह रहे थे, या उसमें भी आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगी? मेहसाना है या सेंट्रल गुजरात है या सौराष्ट्र भी है, खास तौर पे गोधरा के आसपास के जो विस्तार है जो कि नॉर्थ सेंट्रल गुजरात का बॉर्डर जैसा बन रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियस है कि 2002 के राइट्स के वक्त ज्यादातर इम्पैक्ट वहां पे हुआ था, वहीं से शुरुआत हुई थी और उसके आजू बाजू लोग काफी, तो वो एरियाज, यस ये बात सही है कि वो काफी पोलराइज्ड है और अभी तक भी रहे हैं। खास तौर पे मेहसाना में कहूंगी इस विल बिलोंग टू दैट कैटेगरी। और वहां पे पाटीदार कम्युनिटी का भी काफी स्ट्रेंथ है जो कि कह सकते हैं कि नाराज है सरकार से जो भी हो जाए, लेकिन उनको वो ध्यान में रहता है कि पाटीदार कम्युनिटी को हमको साथ लेके चलना है, तो वो एक एरिया है। सेंट्रल गुजरात में भी जो पाटीदार का जो कम्युनिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही प्रॉस्परस है। वहां पे जो एनआरजी कम्युनिटीज है वो बहुत स्ट्रांग वहां से आती है और दे कंटिन्यू टू बी वेरी वेल कनेक्टेड विद देयर विलेजेस ओवर देयर एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल। सो एंड वी ऑल नो कि बीजेपी कितना स्ट्रांग है अपनी एनआरआई आउटरीच में भी। और अभी अभी एक कार्यक्रम हुआ था अहमदाबाद में, गुजरात में, जहाँ पे अमित शाह खुद आए थे यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल एनआरआई से मिलने, और उनको बहुत ही क्लियरली कहा गया था, उनको कमलम पे बुलाया गया था और उनको बहुत ही साफ लफ्जों में कहा गया था कि आप अपने अपने गांव में जाइए और वहां पे लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे रीच आउट कीजिए और मोदी जी ने जो काम किए हैं उसकी आप बातचीत कीजिए। तो ये सीधी बात है कि ये चुनाव में उनको मददरूप होगा। और ये ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं है कि ये जो लोग एनआरआई कुछ लोग गए थे वहां पे वो अपनी मर्जी से गए थे, उनको उनकी जानकारी के बिना कह सकते हैं जो गए थे वहां पे, तो वो लोग एक कल्चरल इवेंट अटेंड करने आए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो है पोलराइज्ड और उनको इन्फ्लुएंस करने की बात चल सकती है, पर जो एक अमाउंट नंबर ऑफ पीपल जो रिहेबिलिटेशन हुआ है यहाँ पे, वो मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी नंबर नहीं है। मतलब वो लोग पॉपुलेशन में जब आ जाएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट इन अ लार्ज मैनर इन दैट सेंस। इट इज जस्ट द मैसेजिंग, एज आई थिंक राजीव सर राइटली सेड, इट्स मोर अबाउट द मैसेज
ना कि वो जो एक आपको जो वो सीए आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज सीए सॉर्ट ऑफ एलिसिट्स एक डर की जो राजनीति हम कहते हैं कि वो फियर कि वो नहीं है तो क्या होगा। सो हर चीज में वही हो जाता है कि देखिए अगर हम भाजपा नहीं है तो क्या होगा। तो वो हर अलग अलग तरीके से वो लोग ये बताने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। दिस इज जस्ट द लेटेस्ट थिंग इन दैट लाइन। आई थिंक आई मैं देख रही हूँ क्यों कह रहे कि सीए से ये लेना देना नहीं है इसका, ये सीए तो अभी तक है भी नहीं, लागू भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये जो माइनॉरिटीज है, जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज है, इनको रिहैबिलिटेट किया गया है, तो फिर ये है क्या और फिर इसकी बात क्यों चल रही है अभी। सो ये पॉलिटिक्स का ही पूरा मामला है और लार्जर मैसेजिंग के साथ इनका जुड़ता है ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सिद्धांत? हाँ, मेरा सवाल यही था गौरव यात्रा पे कि बीजेपी की जो गौरव यात्रा हुई, जिसका अभी राहुल जी ने भी जिक्र किया कि जब यात्रा वो राजकोट मोरबी के इलाके में पहुंचती है तो हाय हाय लग के नारे लगते हैं। उस पूरी यात्रा को आपने कवर भी किया है। कैसा रिस्पांस और क्या इस तरह के दूसरे एपिसोड्स भी देखने को मिले कहीं, या किस तरह का रिस्पांस मिला? बीजेपी जो गेन करना चाह रही थी इस यात्रा से, क्या बीजेपी ने मैनेज किया कि वो इस यात्रा को गेन कर सकी, उस अपने गोल को? सो मेरा ये मानना रहेगा कि ये बीजेपी जो गेन करना चाहती थी वो उन्होंने गेन किया, क्योंकि ये जो यात्रा थी गौरव यात्रा जिसको हम, इनफैक्ट मैं गौरव और अस्मिता के बारे में बाद में बात करना चाहूंगी। इसका पर्पस ये था ये गौरव यात्रा का कि उनके जो कार्यकर्ता है ये जो पूरे इलाके हैं जहाँ पे इनके कार्यकर्ता है, इनको एक्टिवेट किया जाए, उनका वार्म अप हो जाए और उनको एक टेस्टिंग करना था। ये यात्रा आप याद कीजिए, ये इलेक्शन के अनाउंसमेंट के काफी टाइम पहले हो गई थी, दिवाली से पहले ये यात्रा शुरू होके खत्म हो गई थी और ये सिर्फ 10 दिन चली थी ये यात्रा। तो उस वक्त उनको वार्म अप करने का था और ये मोदी जी ने साफ साफ लफ्जों में इंटरनल मीटिंग्स में कहा था। तो हाय हाय के नारे लगे, ये बराबर है, ऑब्वियसली एक जगह नहीं कई और भी जगहों पे लगे हुए थे, पर वो उनका मुद्दा था ही नहीं कि आप लोगों से जनसंपर्क करें। ये मैं जो भी गई थी जहां पे भी, तो उसमें ज्यादातर जो लोग आए थे उनकी जनसंपर्क सभाओं में, जेपी नड्डा जी की एक सभा थी जो मैंने अटेंड की थी और भी जो आगे देखा था, वहां पे मैंने ज्यादातर देखा था कि वो एरिया के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्हीं को लेके लाया गया था। जो पेज समिति के वर्कर्स है वो लोग थे वहां पे, सबको पता था कि हमारा क्या काम है, मुझे क्या करना है ये इलेक्शंस में। तो उनके साथ एक जनसंपर्क हो जाए, जैसे कि कोई बता रहा था कि भाजपा के ही 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ जितने तो मेंबर्स है गुजरात में, जो इतने सारे लोग वर्कर्स है, तो काफी सारे, तो उनके साथ ही जनसंपर्क करना जरूरी था। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा उनका जो भी जन सभा से प्रचार होता था, जो भी उनकी स्पीचेस चलती थी, उसमें काफी सारे मुद्दे टच किए गए थे और हमको एक अंदाजा आ रहा था और उनको भी एक अंदाजा आ रहा था कि पब्लिक का रिस्पांस क्या आ रहा है, क्योंकि ये था इलेक्शंस के पहले, ये प्रॉपर कैंपेनिंग शुरू होने से पहले का एक वार्म अप कैंपेनिंग जैसा था। तो उनको वो अंदाजा आ गया कि कौन से मुद्दों पे क्या रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का, और उसके बेसिस पे उनको स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी थी। तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि यहाँ ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह यात्रा उनकी सफल रही। राहुल सर, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, आपके पास रहा था सर, बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये जो गौरव यात्रा है, ये जुमाना बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसका पर्पस आउटरीच था, डिफरेंट काइंड का वर्कर्स को गैल्वनाइज करने के लिए। खासकर इसके अंदर ये भी एफर्ट था कि जो खासकर ट्राइबल बेल्ट है अंबाजी तक, वहां तक यात्रा ले जाने का था। लेकिन आप देखिए इतिहास में 3 बार निकाली है बीजेपी ने, ये तीसरी बार निकली थी। पहली बार 2002 में थी, मुश्किल वक्त था। दूसरी बार 2017 में थी, मुश्किल वक्त था, कांग्रेस वाज ऑन द अप। और तीसरी बार अब निकाली जा रही है। जहां तक ये बीजेपी का कैंपेन है, अगर आप देखिए इंक्रीजिंगली ये कैंपेन एक बड़े स्पॉन्टेनियस सपोर्ट को जनरेट करने वाले की जगह मैनेजमेंट वाला एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि मैं कैसे बहुत सारी चीजें मैनेज करके एक पोल को अपने फेवर में कर लूं। आप देखिए कि पिछले चुनावों के में जब अल्पेश ठाकुर, आपके जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, 3 बड़े फेसेस आपके खिलाफ यूनाइट हो रहे थे, वो तीनों एलिमेंट न्यूट्रलाइज कर दिए गए। हार्दिक पटेल बीजेपी में आ गए, अल्पेश आ गए, उधर मेवानी साहब जेल में है 6 महीने क्योंकि एक वो प्रोटेस्ट 2016 में कर रहे थे, वो एलिमेंट न्यूट्रलाइज हो गया।
जो पाटीदार प्रोटेस्ट था वो आंदोलन में कहीं ना कहीं बीजेपी अब उसको एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। अगर आप देखिए तो आनंदीबेन आपके रूपानी साहब की जगह भूपेंद्र पटेल को ले आया गया। उसके बाद अगर आप कैबिनेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखें तो 1/4 जो है वो 7 जो है वो पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो मैनेजमेंट में जो कहा आपने पोलराइजेशन वाला अटेम्प्ट, तो राजीव ने जिसकी बात करी आप वो एक टोकनिज्म, जुमाना ने बिल्कुल सही कहा कि टोकनिज्म है, एक एलिमेंट है कि दिस इज आल्सो देयर। उसी में देखिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात होने लगी है। चुनाव के ठीक आने से पहले सबको पता है कि यूसीसी का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक काइंड ऑफ इट्स अ डॉग विसिल। ये एक अटेम्प्ट है कि एक स्ट्राइडेंट वर्ग को सिग्नल जाएगा, माइनॉरिटी वोटर जो है वो इससे दिखेगा, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का अगर कोई रिएक्शन हो गए तो उससे रिवर्स पोलराइजेशन होगा। तो ये एक एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। मैं ये कहूंगा कि बहुत जगह ये जो कांस्टेंट मैनेजमेंट है, मेरे को यही लगता है कि मैनेजमेंट आप कब करने लगते हैं, जब आपका एक बहुत स्पॉन्टेनियस सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो वीकन होने लगता है, तो आप मैनेज करते हैं, तो आप नए क्रॉस सेक्शंस, नए वोट बैंक देखते हैं। बीजेपी ने ट्राइबल्स में काम किया है, लेकिन अगर आप देखें तो ट्राइबल वोट में बहुत बड़ा चरण है इस समय पे ट्राइबल्स में। बीजेपी बहुत सक्सेसफुल हो पाएगी कंपेयर टू लास्ट टाइम जब बीजेपी कांग्रेस ज्यादा सीटें लेकर के चली गई थी। अभी अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात हो गया था, वो टूट गया छोटू वसावा का बीटीपी का। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने बात में कही कि अगर कांग्रेस पिछली बार जो गलतियां कांग्रेस ने की थी कि कई सीटों पे जहां पे बीटीपी खड़ी हुई थी वहां पे कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, ना करें तो अलायंस हो सकता है। क्या बीजेपी ट्राइबल एरियाज में नई पैठ बना पाएगी? ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं ये बेसिकली इसलिए हैं कि बीजेपी अपने आप को बहुत ज्यादा रीडिस्कवर नहीं कर पाई है। वो जो एक रीडिस्कवरी रिकैलिब्रेशन एज फार एज ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटी होता है जो कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को दिया 2002 के बाद। आप याद रखिए कि भुज का 2001 का डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक हुआ था और नरेंद्र मोदी ने उसका भी फायदा उठाया। तो एज ए चीफ मिनिस्टर जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो एक लीडरशिप का इशू होता है, वो एक डायरेक्शन मिलती है गवर्नेंस को। वही गवर्नेंस का मॉडल पूरे देश में बिका साहब, कि जब मोदी जी बिहार और यूपी जाते थे तो वहां की माओं को बताते थे अपने भाषणों में कि जब कोई माँ को यहाँ से फोन करती है बेटे को कि वो गुजरात क्रॉसओवर कर गया है यूपी से आते हुए, तब माँ के दिल को शांति मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर वाला एलिमेंट था। ये तमाम चीजें जो थी मोदी ने वो क्रिएट की थी। आज एक वैक्यूम ऐसा आया है एक गवर्नेंस का कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडर्न गुजरात में भेज रहे हैं, स्कूलिंग को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। और वो 2014 के चुनाव के समय जो बार बार गुजरात मॉडल होता था, उसकी बात हमने सुनना धीरे धीरे कम कर दिया। मतलब हम जाकर के हमारे कीवर्ड्स में और हमारी हेडलाइंस में वो मिसिंग हो गया धीरे धीरे। जी। हाँ, तो अभी जो सिचुएशन है दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में, जो जिसके बारे में आप सभी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के गुजरात से निकलने के बाद उनके बाद सत्ता संभालने वाले, उनके बाद काम संभालने वालों ने शायद उस लेगेसी को या शायद उस पूरे पावर स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाए। शायद वो स्लिप होता जा रहा है। जीतेंगे अभी भी, ये इस तरह की बातें हो रही हैं कि मार्जिन अभी बने रहेगा, लेकिन क्या वो स्लिप होता जा रहा है? कि क्या राजीव सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस पे? नहीं, ये देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी क्या 12 साल तक मुख्यमंत्री थे, करीब 13 साल तक, ऑलमोस्ट 2001 से 2014, और एक तरह से मोदी इज गुजरात, गुजरात इज मोदी। जो देवकांत बरुआ ने एक बार इंदिरा गांधी के बारे में कहा था, इंदिरा इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यही मुझे लगता है पुरुषोत्तम रूपाला ने मुझे एक बार इंटरव्यू में कहा था 2012 के चुनाव के बाद। सॉरी, हरिन पाठक जी, जिनको टिकट नहीं दी गई 2014 में, एमपी हुआ करते थे अहमदाबाद से, उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में कहा मोदी इज गुजरात और गुजरात इज मोदी। और ये एक तरह से गुजरात की राजनीति में एक तरह से, वो मोदी कैंप से नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने ये इस तरह का बयान दिया। यानी 12 साल तक राजनीति मोदी जी के इर्द गिर्द चलती रही। अब मोदी जी दिल्ली आते हैं, पहले आप आनंदीबेन पटेल को बनाते हैं, फिर जिस तरह से पाटीदार एजिटेशन होता है, आनंदीबेन पटेल जो गुजरात के लोग कहते हैं एक तरह से
मोदी जी के करीबी मानी जाती थी, उनके कैंप से जुड़ी हुई थी, लेकिन अमित शाह उनको पसंद नहीं करते थे, ऐसी चर्चा गुजरात में थी। फिर पाटीदार एजिटेशन होता है और उस एजिटेशन के बाद आनंदीबेन पटेल जो है उनकी कुर्सी चली जाती है और उनकी जगह आते हैं विजय रूपाणी। विजय रूपाणी एक ऐसे नेता हैं जो कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिटी से नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जैन है, वो उस तरह के लीडर नहीं है जिनकी एक मास बेस थी। अमित शाह के करीबी माने जाते थे और बीजेपी के प्रथम श्रेणी के नेता आप नहीं कह सकते विजय रूपाणी थे जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं। एक साल चुनाव के पहले आप उनको निकाल के भूपेंद्र पटेल जी को लाते हैं, जो एक तरह से आनंदीबेन पटेल के बड़े नजदीक थे, उसी घाटलोडिया एरिया से आते हैं। और वो भी विजय रूपाणी कहते हैं कि मुझे फोन आया रात में और कि कहा कि इस्तीफा दे दो। बिल्कुल, उनका कहना है रात को मुझे फोन आया और लेट नाइट मुझे बताया गया कि मुझे मुख्यमंत्री से निकाला जा रहा है। और भूपेंद्र पटेल बनते हैं, उनके साथ साथ पूरा कैबिनेट बदलता है। यानी आप सोचिए, एक साल चुनाव में है, मुख्यमंत्री बदलता है, पूरा कैबिनेट बदलता है, यानी कहीं ना कहीं इट इज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि आपकी जो सरकार 2017 में चुनकर आई है, 21 में आप उनको सब हटाते हैं और नए चेहरे लाते हैं और एक ऐसा चेहरा लाते हैं जो मैं कहूंगा कहीं भी प्रथम श्रेणी में माने नहीं जाते थे कि भूपेंद्र पटेल फ्रंट रैंकिंग नेता है गुजरात के। आप ऐसे एक नेता को लाते हैं जो, हाँ, उनकी एक छवि ऐसी है कि बड़े अच्छे आदमी है, सज्जन आदमी है, पर कोई डायनामिज्म है या देखिए मोदी जी के पूरे बार में कंट्रास्ट दिखाना चाहता हूं कि उन 12 सालों में वाइब्रेंट गुजरात हो, अलग अलग नैनो प्लांट आ जाता है गुजरात में। 2002 के दंगों के बाद जिस तरह से मोदी जी नेशनल फिगर एक तरह से बन जाते हैं, उसके बाद कोई भी गुजरात नेता उस लेवल तक नहीं आ पाए। एक ही है अमित शाह जो गृह मंत्री है, बाकी के नेता है लोकल नेता है। अब आपके सामने चुनौती ये है कि मोदी जी के नाम पर अभी भी आपको चुनाव जीतना है। 2022 में भी आप मोदी मॉडल, मोदीत्व पर चुनाव जीतना चाहते हैं, ये नहीं जीतना चाहते कि क्या काम विजय रूपाणी ने 4 साल किया या भूपेंद्र पटेल। मोदी मॉडल उस पे ही बेस था, क्योंकि मोदी मॉडल बड़ा पर्सनालिटी सेंट्रिक था। देखिए, ये गुजरात मॉडल की जब हम बात करते हैं ना कि ये हुआ वो हुआ, एंड में ये जानिए इट इज एसोसिएटेड विद पर्सनालिटी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये अगर आज आप इन्वेस्टमेंट की बात ले, ये मैं कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ था, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही बोमाई जी ने। उन्होंने कहा देखिए लास्ट ईयर हाईएस्ट एफडीआई कर्नाटक में आया, जीएसटी में महाराष्ट्र नंबर 1 है, कर्नाटका नंबर 2 है जीएसटी कलेक्शंस में। लेकिन आप कभी ये बात नहीं करते देयर इज कर्नाटका मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, राइट? आप इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन और ये मैंने कहा वी टॉक अबाउट गुजरात मॉडल, तो वो उन्होंने उसका तो जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि गुजरात मॉडल जो है एक व्यक्ति के साथ एसोसिएटेड थी। उस व्यक्ति जब उस गुजरात से निकलते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, 8 साल का अब गैप हो गया है। क्या आप उसी व्यक्ति पर एक बार फिर निर्भर होकर चुनाव जीत सकते हैं? मुझे लगता है बीजेपी अभी भी नरेंद्र मोदी जी को अपना ब्रह्मास्त्र गुजरात का मानती है और इसी वजह से ये चुनाव ना एमएलए पर लड़ा जाएगा ना ही मुख्यमंत्री पर लड़ा जाएगा, लेकिन एक बार फिर वो मोदी मॉडल करके, और वो मोदी मॉडल क्या है कि मैं जो पर्सनालिटी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं रिफॉर्म लाऊंगा, मैं इंडस्ट्री लाऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं डबल इंजन की सरकार लाऊंगा। इसीलिए इतने प्रोजेक्ट्स आप 2 महीनों से लगातार गुजरात के लिए अनाउंस कर रहे हैं। ये सब महाराष्ट्र से फिसल के जा रहे हैं गुजरात के पास। नहीं, आप जनता, गुजरात की जनता को एक बार फिर एक मैसेज देना चाहते हैं, मैं भी हूं, मैं अभी भी हूं, मैंने छोड़ा नहीं है गुजरात, मैं अभी भी आपके साथ हूं और मैं अभी भी आपके साथ रहूंगा। ये जो मैसेजिंग है, मुझे लगता है ये चुनाव को लेकर अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है विच बीजेपी वांट्स टू मेक नेशनल एंड ऑपोजिशन वांट्स टू मेक लोकल। और वो बात तो है। सिद्धांत, मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे कह दूं, एक पॉइंट कहना चाहूंगा मैं कि देखिए ये बड़ी विकट स्थिति है कि आप, राजदीप ने कहा कि डबल इंजन का, ये डबल इंजन नहीं साहब, गुजरात में ट्रिपल इंजन चल रहा है। नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और भूपेंद्र पटेल हैं, तो ये ट्रिपल इंजन की दास्तान है। आप देखिए पॉलिटिक्स किस तरह इनफोल्ड होती है कि चुनाव से पहले 11 लोगों को बिल्किस बानो केस के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है साहब, और बाद में हलफनामे में कहा जाता है कि ये तो गृह मंत्रालय में अमित शाह जी ने ठप्पा लगाया था। इस बात को इग्नोर मत करिएगा, ये चीज, ये भी एक फैक्टर है एकदम। उसके बाद आप देखिए कि पिछले 4 महीने में
बेचारी शिंदे सरकार महाराष्ट्र में हाथ मल रही है। 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो छीन करके गुजरात चुरा करके उनके हाथ से ले गया। एक आपका आपको कीमत वेदांता पता है? वेदांता वाला चिप हो आपको गया, सेमीकंडक्टर। आपको टोटल कीमत पता है? 1.79 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इन 4 प्रोजेक्ट्स का। ये गुजरात ले गए, यानी नरेंद्र मोदी ने गुजरात को सिग्नल दिया। नरेंद्र मोदी साहब का प्रॉब्लम बीजेपी का गुजरात में यही है साहब, कि वो नरेंद्र मोदी जी चले गए हैं दिल्ली में कि उदो मन्ना भय 10-20, तो क्या है कि लेकिन वो हैं यहाँ पे। तो क्या है कि जिगर मुरादाबादी साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि कुछ खटकता तो है पहलू में मेरे रह कर, कि अब खुदा जाने कि तेरी याद है या दिल मेरा। अब प्रॉब्लम ये है कि इस बार गुजरात की जनता में ये डिसाइड करना है कि उनका दिल कितना धड़क रहा है या नरेंद्र मोदी जी उसमें कितने बसे हैं। मेरे ख्याल से चुनाव इस पे तय हो जाएगा। हाँ, और जुमाना कुछ जोड़ना चाह रही थी। मैं यहाँ Yes, पे सिद्धांत। मैं इस पे वही कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट स्टाइल है, कि उनको लगता है कि अगर पंचायत चुनाव में या निगम के चुनाव में भी गृह मंत्री को या नरेंद्र मोदी को उतारना है, जैसे हैदराबाद में हमने देखा, तो वो उस तरह से लेकर आते हैं। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तो करते ही हैं। कोई भी स्टेट खाली, हर चुनाव उनके लिए बड़ा चुनाव है। जी जुमाना कुछ कह रही थी। So I was mainly saying कि जो राजदीप जी कह रहे थे अबाउट नरेंद्र मोदी बीइंग द फेस ऑफ इलेक्शन, तो क्या वो ये इलेक्शंस उनके बलबूते पे चला पाएंगे? ये बिल्कुल ही सही है, वो उनका ब्रह्मास्त्र है, वो पहले से ही रहे हैं। और आप मजे की बात ये है कि अब ये जो गुजरात मॉडल है ऑफ मोदी बीइंग द फेस ऑफ इलेक्शंस, ये आप नेशनली देखेंगे। हर इलेक्शंस में अब से यही होगा। ये है गुजरात का नया मॉडल और ये दिस इज द थिंग। और यहाँ पे ये खास मुद्दा है, ये 2014 से ये मुद्दा चल रहा है, वो है गुजराती अस्मिता का, जो गुजरात प्राइड कहते हैं हम। और ये गौरव यात्रा जो है अब की बात, तो ये गौरव यात्रा एक 2 साइडेड है। एक साइड इसका, एक पहलू इसका डेफिनेटली ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने काम किया है, जो मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, विकास की जो हमारी यात्रा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, हमने क्या क्या अचीव किया। दूसरा गौरव, ये लोगों को जो एक इमोशन है, एक बहुत ही सटल इमोशन है कि आप गौरव कीजिए कि आपका बंदा, आप यहाँ का बंदा, यहाँ का जो एक बच्चा है, वो चाय वाला जाके ना ही सिर्फ अभी गुजरात का नाम देश में रोशन कर रहा है, पर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है। तो ये मुद्दा गौरव यात्रा में है वहां पे, ये गंगोत्री है गुजरात। ये जो देश को जो इंटरनेशनल अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसकी गंगोत्री गुजरात है। तो ये बकायदा, जैसे नड्डा साहब ने स्टेट से कहा है, कई बार कहा है, नॉट जस्ट वंस, मेनी टाइम्स। सो जबकि हम जो स्टेट से हम नर्मदा की बात करते हैं और मेधा पाटकर को याद करते हैं, जो वही स्पीच में हम लव जिहाद की भी बात करते हैं, और वही स्पीच में हम इसकी भी बात करते हैं कि यहाँ से नरेंद्र मोदी जाकर के गंगोत्री है गुजरात। सो ये अस्मिता का जो एक बात है, अस्मिता की जो एक बात है, वो अभी भी है, मुद्दा गुजरात में कायम है। पर उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का भी मुद्दा है, इन्फ्लेशन का भी बहुत ही सीरियस मुद्दा है, बिल्कुल ही अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। और जो बीजेपी नहीं कर रही है, जो कि बीजेपी बिल्कुल ही नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की बहुत सारे एम्प्लॉयज है, डिफरेंट एजेंसीज है जो सरकार के सामने प्रोटेस्ट कर रही है, कुछ 18 से ज्यादा अलग अलग छोटे बड़े जो वर्कर्स है, और वो लैक्स ऑफ वर्कर्स होते हैं, मतलब पूरे गुजरात से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो बहुत ही मामूली चीजों के लिए। तो सरकार है, उनको अंदाजा है कि ये सब है, और ये उनको जब मतदान होगा तब ये मुद्दे चलेंगे। तो इससे आगे जाके उनको ये स्कूल है या सिलेंडर का भाव है, उससे आगे जाके कोई मुद्दा चाहिए। ये सब चीजें तो मतलब आप उनसे इनके बारे में तो आप बात या बहस ही मत कीजिए। हम तो जो बात कर रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम देश को ले जा रहे हैं, उसके लिए आप योगदान दे रहे हैं। गुजरात के इलेक्शन का मुद्दा कहीं कहीं निकल के वो आ रहा है। तो लोकल मुद्दे तो और लोकल नेता तो मतलब नेता नगरी पे मैं क्या बताऊं। और इसको बड़ी इंटरेस्टिंग बात सिद्धांत ये है कि पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे कि पाटीदार मुद्दा बहुत बड़ा था, रिजर्वेशन का मुद्दा, और वो एक तरह से कांग्रेस को उम्मीद दी थी कि पटेल समुदाय पहली बार कई सालों के बाद शायद बीजेपी को छोड़ जाएगा। आखिर में उस लेवल पर नहीं हुआ जितनी कांग्रेस को उम्मीद थी, खास करके उत्तर गुजरात में। लेकिन कांग्रेस ने एक अपटिक देखा वहां पे थोड़ा। हाँ, लेकिन इस बार जो है बहुत सालों के बाद एक कोशिश की गई है, और इसमें आम आदमी पार्टी को ने नैरेटिव जो पकड़ा था, जिसे लोकलाइज करने की जो बात उन्होंने की है, जिस तरह से नैरेटिव को लोकल करे। मेरा ड्राइवर जो है गुजरात में, जो मेरा ड्राइवर है, वो मुझे कह रहा था
कुछ दिनों पहले कि देखिए फीस बहु વધ્યા છે, સ્કૂલના ફીસ જો છે બહુ વધ્યા છે સર, બહુ મુશ્કેલ છે. પ્રાઇવેટ એડ્યુકેશન અહીંયા બહુ પૈસા જાય છે એડ્યુકેશનમાં. अब देखिए ये जो मुद्दे थे ना, पहली मैंने कभी गुजरात में इस तरह से पिछले 15 की ये मैंने उनको पूछा कौन सा मुद्दा है, तब उन्होंने ये जवाब दिया. उसके पहले जब आप देखेंगे जो मुद्दे होते थे वो एक तरह से भावुक होते थे. और आखिरी पेज में आपको मालूम होगा 2017 में भी नरेंद्र मोदी जी सी प्लेन में आए थे साबरमती में कि ये टूर, वो सी प्लेन का क्या हुआ उसकी किसी ने उसके बारे में सवाल नहीं. पर उस माहौल में एक ऐसा एक तस्वीर बन गई कि मोदी जी आएंगे कुछ भी करेंगे, टूरिज्म बदलेंगे. अब धीरे धीरे 8 साल हो गए, गैप्स निकलने लगे हैं उस मॉडल में, क्योंकि लोग ये सवाल पूछते हैं एजुकेशन के, कोविड की वजह से लोग अस्पताल सिस्टम पे पूछ रहे हैं सवाल, लोकल म्यूनिसिपैलिटी पर पूछेंगे मोरबी के बाद. ये सवाल ये कितने लोगों के वोटर पर, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है विपक्ष के लिए कि क्या एक कोई व्यक्ति या एक कोई पार्टी इन पूरे एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाएगी, वो नजर नहीं आता है. जो मेरे ख्याल से हाँ जी, और मेरे ख्याल से राजदीप जी अब आप सभी लोग, मैं हिमांशु जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो अब मोरबी का मुद्दा है वो इतना बड़ा हादसा है और इसके साथ जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, जितनी भी हो रही है, बहुत खुल के नहीं हो रही है. मैंने शुरुआत में प्राउंडेड किया था कि कांग्रेस नहीं उतना अपफ्रंट खेल पा रही है, ना आम आदमी पार्टी जिसने हिमाचल के चुनाव को लगभग एक टोकन की तरह लिया हुआ है जिसके बारे में कहा जा रहा है, और वो अपना पूरी ताकत जो है गुजरात में झोंके हुए हैं. कल इलेक्शन कमीशन की जब पीसी हो रही थी, गुजरात की डेट्स अनाउंस हो रही थी, तुरंत उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी एक मैसेज किया, उसमें मैसेज अपना पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, ये बिजली देंगे, लेकिन मोरबी को लोग ज्यादा टच नहीं कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी भी जो इस कैंपेन में बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रही है अपने कैंपेन को लेकर. हिमांशु जी देखिए, मोरबी की जो दुर्घटना हुई है वो तो बेहद ही दुखद दुर्घटना है, पर अच्छी बात इसमें यह है कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोल दिया कि हम इसके ऊपर राजनीति नहीं करेंगे. आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि ईशुदान गढ़वी ने बोल दिया कि हम इसके ऊपर राजनीति नहीं करेंगे. तो बहुत क्लियर बात हो गई है कि बीजेपी के पास अभी अगर कोई राजनीति नहीं करेगा तो आप क्या जवाब दोगे उसको. मान लीजिए जैसे मौत का सौदागर की बात हुई थी 2007 में, या कहीं ना कहीं नीच वाली कमेंट आई थी 2017-19 में, तो आपने राजनीति कर ली. लेकिन जब कोई बंगाल में ये बात भी यहाँ पे पॉइंट आउट करनी चाहिए कि बंगाल में जब फ्लाईओवर गिरता है कोलकाता में, तो वहां की रैली पॉइंट आउट करते हैं, जिसको इस बार कई कुछ लोग शेयर कर रहे थे. तो मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूं कि बंगाल में जिस तरीके से मदारी हाट में जब प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया था, तब शायद उनको पता नहीं था कि 2022 में ऐसी त्रासदी मोरबी में होगी. लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, मुझे लग रहा है ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है देश के राजनीति में और देश के पॉलिटिक्स में कि लाशों पे हम राजनीति नहीं करेंगे. ममता बनर्जी की तरफ से भी कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया इस मुद्दे को लेकर. तो आप बोलेंगे क्या? आपको बैकफुट पे ही आना पड़ेगा. ऐसे माहौल में अगर कोई राजनीति करना चाह रहा है या कर रहा है तो बीजेपी का आईटी मीडिया सेल कर रहा है, जो ये ट्वीट्स वायरल कर रहा है आम आदमी पार्टी के सेइंग कि गुजरात में 2 दिन में जमीन खिसकने वाली है, तो क्या ये मोरबी का पुल उड़ा देने वाले थे. तो लोग उनको ट्रोल करके जवाब देते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी इतनी पावरफुल हो गई कि पावर में आए बिना ही पहले वो पुल को मतलब कोई नुकसान करेगी या करेगी. तो इसमें राजनीति करने लायक कुछ रहा नहीं. अब एक बात समझ लीजिए, हाँ राजनीति कहाँ हो सकती है. जिस तरीके से मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, कहीं ना कहीं बीजेपी में जिस तरीके से बीजेपी के खेमे में जो बात हो रही है वो ये है कि थोड़े दिनों में 11 या 15 तारीख के बाद शायद जयसुख पटेल को गिरफ्तार किया जाएगा बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशंस व्हिच आर मेड बाय दीस 9 पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड. और उसको इतना नेशनली और लोकली उछाला जाएगा उस मुद्दे को, तो कहीं ना कहीं वो सहानुभूति लेने की बात आएगी कि देखिए हमने किसी को छोड़ा नहीं, हमने इनको पकड़ लिया. बट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, जयसुख पटेल का जो लीगल साइड है वो इतना तैयार बैठा है कि अगर उनको अरेस्ट किया भी जाता है और कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वो बोल देंगे कि मैं एक मालिक आदमी हूँ, मेरे मुलाजिम ये सब देख रहे थे. जैसे दीपक पारेख को अरेस्ट कर दिया गया, वही सब मीटिंग्स अटेंड करते थे, तो ये सब उनका देखरेख में था, मैं उनको पैसे देता था ये काम करने के. तो ये सब पॉसिबिलिटीज और ये सब संभावनाएं फिलहाल चर्चा का एक मुद्दा बनी हुई है गुजरात के बीजेपी के खेमे में और बाकी जो जयसुख पटेल वाला खेमा है उसमें भी.
तो इस मुद्दे को लेके अब ज्यादा से ज्यादा राजनीति यही हो सकती है, जयप्रकाश पटेल को अचानक एक रात अरेस्ट कर लीजिए कहीं से और लेके आ जाइए, और चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर जो झाला जी हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंड किया गया है। अब यहाँ पे लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने सस्पेंड किया है, उनके 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 जुरिस्डिक्शन और उनके अधिकार क्षेत्र में था वो पुल, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पीनल एक्शन, लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए उनके ऊपर, इस तरह की बातें हो रही है। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ दूं, जो आपने कहा कि ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीएमसी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मोरबी पे कुछ नहीं कहा गया। कुणाल घोष ने कहा गया कि 2016 के जब पुल गिरा था 2016 में, तो उसको लेकर उन्होंने आलोचना की थी, राज्य के भ्रष्टाचार की बात की थी। नरेंद्र मोदी को अब गुजरात के में हुई घटना के बारे में भी ऐसा ही कहना चाहिए। वहां के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने भी इसको पॉइंट आउट किया था कि ये गुजरात में भ्रष्टाचार का उदाहरण है। तापस रॉय ने भी कहा था, तो इस तरह की चीजें हुई हैं। हाँ राहुल जी, आप सिद्धांत इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, ये जो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट या पॉलिटिकल इशू क्रिएशन होता है, पॉलिटिकल सेटबैक्स होते हैं, आप उसमें कितना रिकवरी कर पाते हैं, वो चीजों पर डिपेंड करता है। कि अगर आप देखिए तो बीजेपी यूजुअली देखा है कि अगर कोई नेगेटिव होता है तो उसको रिमूव करने के लिए काम करती है। लैंड एक्विजिशन बिल पे सेटबैक हुआ तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फार्म बिल पे हुआ चुनाव से पहले यूपी में, आप देखिए उसको विड्रॉ कर लिया गया। ये इश्यूज अलग, ये इश्यूज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात की बीजेपी पोलराइजेशन का अटेम्प्ट कर रही है, पोलराइजेशन एक बड़ा फैक्टर है। तो अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान गणेश लक्ष्मी को रुपए के नोट पे ले जाना चाहते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है, जो कि मेरे को लगता है कि ये दूसरी चिंता का विषय इस चुनावों में, पिछले चुनावों के बाद से, कि पिछले चुनावों के बाद से आपने एक बात देखी होगी कि गुजरात में कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने हिंदुत्व को लेकर के, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ गई थी। नर्मदा आरती हुई थी राहुल गांधी की, अगर आपको याद है 2018 में। उसके बाद अचानक जनेऊ दिखे और उसके बाद भगवान शिव की भक्ति आई। ये एक एलिमेंट ऐसा आया जिसको लेकर के माइनॉरिटी वोटर को लेकर के ये कहा गया, माइनॉरिटी वोटर को, कि साहब तुम्हारे पास हमारे सिवा कोई चारा नहीं है, तो हम सॉफ्ट हिंदुत्व भी करेंगे मोदी को चैलेंज करने के लिए, बीजेपी को, लेकिन वोट तो तुम्हें हमें ही देना है। तो एक फॉर ग्रांटेड जो माइनॉरिटी वोट के लिए क्राइसिस आई कि उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगा, जो कि डिसइल्यूजनमेंट क्रिएट करता है एक किसी भी तब समाज और तबके के अंदर। वो अच्छी चीज नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी एक ये जो भगवान देवी देवताओं को रुपए के नोट पे छापने की बात करी, ये एक अटेम्प्ट हो सकता है आपका गुजरात में, जिन रीजन्स की हम बात कर रहे थे जहां पे पोलराइजेशन एक इशू है या हिंदुत्व, एक सॉफ्ट हिंदुत्व एक बड़ा एलिमेंट है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक ये गुजरात के में माइनॉरिटी वोटर को और पीछे धकेल देगा। जो मेन स्ट्रीम 3 प्लेयर हैं वो पब्लिकली कहीं पे भी उसके लिए बहुत ज्यादा सक्षम नहीं दिख रही हैं और दे आर नॉट रेडी टू टेक अप द कॉज। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी फैक्टर आता है, जो कि एक गुजरात में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा इस बार फिर से, कि पिछली बार के चुनावों में 3% वोटर टर्नआउट 2012 के मुकाबले कम हुआ, और उसके बाद 5.5 लाख वोट जो था वो नोटा में गया। 182 में से 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जिसमें जो नोटा था वो 3000 वोट रजिस्टर किया, यानी 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3000 रजिस्टर हुआ। करीब 1/3 सीटें गुजरात की ऐसी थी, यानी 60-62 सीटें ऐसी थी जहां पे 5% से कम का विक्ट्री मार्जिन था। 57 सीटों में से बीजेपी जीती थी 25 और बाकी कांग्रेस ने जीत ली थी। कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा ये नोटा एलिमेंट बहुत क्रेडिबल है। बहुत सारा ऐसा वोट है गुजरात में जो कि आज भी बीजेपी से नाराज है मगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। और जब ऐसा वोटर वोट नहीं डालता है तो जहां क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं वहां कांग्रेस डज बेटर कंपेयर टू द बीजेपी। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस बार मैं कहूंगा कि मैं और ज्यादा बारीकी से देखना चाहूंगा कि ये नाराजगी कि मैं नरेंद्र मोदी की सीमा लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करूंगा मगर मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दूंगा, ये भी एक अहम फैक्टर होने वाला है गुजरात में। Yes, I fully agree with Rahul in this, सिद्धांत, that यही मुद्दा है कि नाराज तो है लोग, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मैं यहाँ का नागरिक हूँ, 27 साल से। मैंने तो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने
नरेंद्र मोदी के अलावा, भाजपा के अलावा कोई सरकार ही नहीं देखी है। अब काफी एडल्ट हो गए हैं वो लोग अभी, राइट? तो वो लोग तो अभी है कि, और है क्या, जब आप कहते हैं कांग्रेस की सरकार में ये गलत था वो गलत था, पर हमने तो वो देखा ही नहीं, चलो हम एक बार देख भी लेते तो शायद वो हो जाता। लेकिन अब तक वो माहौल, और मैं आज की बात कर रही हूँ, अब तक वो माहौल नहीं बना है कि मैं नाराज हूँ लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को मत नहीं दूंगा। ऐसा माहौल अभी नहीं है। अभी भी वो सीमा जो है, वो लक्ष्मण रेखा है, वो नरेंद्र मोदी को मत ना देने के लिए जो एक मुझे एक चाहिए, कुछ एक जो मोटिवेशन चाहिए, वो अभी तक ना एएपी कर पाई है ना कांग्रेस कर पाई है। सोच रहे हैं लोग, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हो रहा है। तो वो नरेंद्र मोदी की लक्ष्मण रेखा पार करना वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। आई थिंक वो हमें अब वही चीज है जिसका इलेक्शन में प्रभाव देखना है आगे आने वाले कुछ एक हफ्तों में, कि कितना प्रभाव में वो चीजें दिखती हैं, अपनी कितनी काया में वो सारे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। अब चलते हैं नेता नगरी में हमारे अगले सत्र की ओर, जो फोकस्ड है हिमाचल प्रदेश के चुनाव पे। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे हिमाचल में होने वाले चुनावों की। 12 नवंबर को वहां पर वोटिंग है और 8 दिसंबर को, जिस दिन गुजरात के नतीजे आने वाले हैं, उसी दिन हिमाचल के भी नतीजे आएंगे। ललन टॉप की 2 टीमें, एक टीम साकेत की और एक टीम हमारे साथी सोनल की, ऑलरेडी ग्राउंड पे हैं, और हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी की टीम एक उड़ाका दल की तरह हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पे मौजूद रह रही है, तापमान भाप रही है। तो इस सत्र में हमारे साथ 3 मेहमान होंगे, और सौरभ द्विवेदी चूंकि हिमाचल में हैं और मैं यहाँ से होस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उनको भी यहाँ से मेहमान कहने की हिमाकत कर रहा हूँ। सौरभ द्विवेदी के साथ हमारे साथ होंगे हेमंत जी, जो हिमाचल दस्तक के संपादक हैं, और होंगे सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर शशिकांत शर्मा, जो ट्रिब्यून में उन्होंने काम किया है और हिमाचल यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट में, जर्नलिज्म और मास कॉम डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं वो। हेमंत जी, सबसे पहले बातचीत हम आपके साथ शुरू करते हैं। हिमाचल में अभी जिस तरह के समीकरण दिख रहे हैं, उसमें सबसे हर तरफ जो है, खासकर कांग्रेस में बात करें तो थोड़ा थोड़ा गुट दिख रहे हैं सबसे ज्यादा, ठीक है? और गुट के साथ साथ सबके अपने अपने मुद्दे हैं, और मुद्दों के रूप में 2 मुद्दे सबसे अधिक फ्लैग किए जा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का जो झगड़ा है, जो हम लोगों ने कई चुनावों में देखा, और फलों के और उनके प्रोड्यूस के दाम वो तय कौन करेगा, इसकी बातचीत। तो इस समय जो कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों के बीच में जो फाइट लोग बता रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने आप को, लोग कहते हैं कि पुल कर ले रही है, नहीं साथ दे रही है, अपना ज्यादा जोर उन्होंने गुजरात में लगाया हुआ है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो हिमाचल में इन पार्टियों के बीच में फाइट है, कहाँ पे क्या मुद्दे हावी हैं, और किसको कौन कौन फ्लैग करने की कोशिश में है, किसको कौन कौन कैश कराने की कोशिश में है। सर देखिए, मैं आपके चैनल पे भी पहले ये कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा नहीं होता है जो कि पूरी सियासत को चेंज करता है या पूरी स्टेट में ऐसा इफेक्ट डालता है, ठीक है? यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में अपना मुद्दा है अलग से। जैसे आपने कही कि फलों का, बागवानों का मुद्दा, वो 3, 4, 5 कंस्टिट्यूंसी को एक फर्क डालता है, अपर शिमला वाली सारी। रेस्ट ऑफ दी जो आप कहें कि 65 या 60 से ऊपर कंस्टिट्यूंसी पे उसका कोई असर नहीं होता है, एक। दूसरा है ओपीएस जरूर एक मुद्दा है, ओपीएस निश्चित तौर पे, क्योंकि 1-1.5 लाख जो सरकारी कर्मचारी है वो प्रदेश भर में हैं, ये मुद्दा जरूर है। और मैंने पहले भी कहा था कि बहुत इलेक्शन ऐसे निकल गए हैं जिसमें कि किसी मुद्दा, मैंने तो नहीं देखा कि इस मुद्दे को उठा के सरकार गिरी या इस मुद्दे को उठा के सरकार सत्ता में आई, ऐसा नहीं हुआ है। एक 1993 की बात है, बड़े पुरानी 20-24 साल पहले भी जाएं तो वो एक अलग मसला है। अदरवाइज अभी कोई ऐसा नहीं कि एक मुद्दा जो है तो उस पर पूरी सियासत बदल जाएगी हिमाचल प्रदेश की। हाँ, ओपीएस जरूर हर कंस्टिट्यूंसी में है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जो वो चला हुआ कर्मचारियों का, तो और राज्यों में भी जैसा वैसा ही यहाँ पे भी है सर। तो हर कंस्टिट्यूंसी का अपना मिजाज है, अपने मुद्दे हैं, और उसको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। जी सवाल ये है, मैं इसको थोड़ा सा एक लेयर आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि
मैं पार्टी वाइज थोड़ी बातचीत करूंगा। मेरे ख्याल से वो ज्यादा समझदारी पैदा करने में मेरी सहूलियत तो दर्शकों की सहूलियत सही होगा। और जो कांग्रेस है जो कमबैक करना चाह रही है इस बार पार्टी में, और रिपीट के बदले रिपीट को डिफीट देंगे, एक ये नारा चल रहा है ना। तो ये कितना सक्सेसफुल है जब कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर के ही रिफ्ट नहीं गायब हो रहे हैं। सोनिया गांधी की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कहा जाता है कि आप लोग एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, वरना आप लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। इस तरह की खबरें सामने आती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो ये रिफ्ट जो है कांग्रेस का, मैं आऊंगा दूसरी पार्टियों पे भी, हम लोग बातचीत किया जाएगा, कितना उनके रिपीट को डिफीट में बदलने का, जो बीजेपी को रिपीट नहीं करने देना चाहते हैं, वो कितना डैमेजिंग है, कितना डेंटिंग है, क्या है सीन? देखिए, जो कांग्रेस की आपने बात कही, कांग्रेस पार्टी के कभी भी कोई ऐसे इलेक्शन नहीं हुए हैं, मैंने नहीं देखे हैं 24-25 साल में, जिसमें गुटबाजी नहीं रही हो। ठीक है, इस बारी मसला ये है कि अच्छा, चूंकि पिछले कई दशकों से एक छत्तर राज्य जो एक नेता था, नेतृत्व था यहाँ कांग्रेस पार्टी में, वो था वीरभद्र सिंह का। लेकिन वीरभद्र सिंह भी हमेशा गुटबाजी से 2-4 उनको हर इलेक्शन में होना ही होना पड़ता था किसी ना किसी लेवल पे। चूंकि दुर्भाग्यवश उनकी पिछले साल जो है वो निधन हो गया है। ये पहला इलेक्शन है जो कांग्रेस पार्टी 1982-85 के बाद वीरभद्र सिंह के बगैर लड़ रही है। तो गुट पहले भी बहुत होते थे कांग्रेस पार्टी में, वीरभद्र सिंह के होते भी होते थे, लेकिन वो चूंकि बड़ा इफेक्ट नहीं कर पाते थे उस तरह से चाला, चूंकि एक लीडरशिप उस तरह से रहती थी वीरभद्र सिंह की। इस बारी क्या है कि आगे डेवलप लीडरशिप की नहीं कांग्रेस पार्टी ने कभी, कि वीरभद्र सिंह के बाद कौन ऐसा लीडर, तो ऐसा कभी उभारने की कोशिश नहीं की गई यहाँ लीडरशिप को। हाँ, उनके जीते जी 2017 के जब इलेक्शन हुए और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में चली गई, तो वीरभद्र सिंह जी ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को एक आगे किया फेस एक कांग्रेस पार्टी का, कि हाँ ये लीड करेंगे उस हिसाब से। तो कांग्रेस पार्टी दो तरह से, एक संगठन के हिसाब से है, एक जो विधायक दल नेता के हिसाब से। तो संगठन के हिसाब से तो उतना ज्यादा बहुत चर्चा में नहीं रही। हाँ, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ने जरूर प्रूव किया कि वो एक बढ़िया नेता है, और उन्होंने सक्सेसफुली गवर्नमेंट के साथ थोड़ा मुकाबला भी किया पिछले 5 साल में। लेकिन उनकी डेथ के बाद, लास्ट ईयर वीरभद्र सिंह की डेथ के बाद, जो और कई नेता है उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू है, कौल सिंह है, या आशा कुमारी है, रामलाल जी है, क्योंकि बराबरी कद के नेता हैं सारे, इक्वली थोड़े अलग तरह के सारे। तो उसमें अच्छा, फिर प्रतिभा सिंह आगे इलेक्शन जीत के जो ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ और उनकी दोबारा से एंट्री हुई पॉलिटिक्स में, अदरवाइज वो पॉलिटिक्स में थी नहीं, सक्रिय नहीं थी। 2014 के इलेक्शन जो उन्होंने लोकसभा का हारा था, उसके बाद बहुत सक्रिय नहीं थी। लेकिन उनकी डेथ के बाद, और चूंकि मंडी लोकसभा सीट खाली होगी और वहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और विपरीत परिस्थितियों में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी वो, और चीफ मिनिस्टर का गृह हल्का होने के बावजूद भी वहां से जीती, तो वो एक और लीडरशिप हो गई। ठीक है, तो इतने, अब प्रतिभा सिंह जी एक और ऐड हो गए, उनका अध्यक्ष भी बना दिया पार्टी का। तो निश्चित तौर पे ये कई गुटों में तो है ना, इस पर कुछ ज्यादा गुट हो गए हैं एक। लेकिन मैं जो फिर ये कह रहा हूँ कि हेमंत जी मैं आता हूँ आपके पास। सौरभ, हाँ सौरभ कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हेमंत जी, आप लंबे समय से हिमाचल की राजनीति पर नजर भी रखे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं। मेरी एक बहुत स्पेसिफिक क्वेरी है। हमने ये देखा है कि इलेक्शन अब सिर्फ विचारधाराओं, संगठन या नैरेटिव की लड़ाई नहीं होती है, चेहरे की भी लड़ाई होती है। मुझे याद आ रहा है 2017 में इसी हिमाचल में इलेक्शन हुए थे, और कांग्रेस लगातार पूछ रही है कि बीजेपी की बारात का दूल्हा कौन। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की शुरुआत में प्रेम कुमार धूमल, जो 10 बरस सीएम रह चुके थे, उनके नाम का ऐलान नहीं करती है, बाद में उसे नाम का ऐलान करना पड़ता है, और फिर हम जानते हैं कि वो सुजानपुर में अपने ही पुराने चेहरे राजेंद्र राणा से हारते हैं, और उसके बाद नड्डा समेत दूसरे नामों पर विचार होता है, और आखिरी में जयराम ठाकुर आते हैं। नड्डा अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
हिमाचल का चुनाव एक और पहाड़ी राज्य का चुनाव भर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसकी दो वजह हैं। एक, बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, चाहे वो हैदराबाद की म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो। दूसरी बात, देश की सबसे बड़ी और सत्ता में मौजूद राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आता है, देश के आईएनबी मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश से आते हैं। तो ये दो बड़े चेहरे हैं। जयराम ठाकुर का चेहरा, आपने जैसे कांग्रेस की गुटबाजी की बात की, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, रामलाल ठाकुर और भी कई दावेदार हैं। जब हम यहाँ फील्ड में घूम रहे हैं तो जयराम ठाकुर को लेकर भी इसी तरह की दो थ्योरीज आ रही है। एक थ्योरिस्ट हैं, एक पाले के, जो कहते हैं कि वो सीधे हैं, सरल हैं, सज्जन हैं, उपलब्ध हैं, और दूसरे कहते हैं कि उनकी सरकार दिल्ली से ज्यादा चली है, वो फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे, वो अपने आप को असर्ट करने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे। और जो उनकी विरोधी पार्टी है कांग्रेस, वो भी इस आरोप को बार बार कभी किसी नियुक्ति के संदर्भ में, कभी किसी कैंसलेशन के संदर्भ में दोहराती है। तो एक तरफ तो उसी मंडी से आने वाले जयराम ठाकुर की इमेज है, और दूसरा, जैसा आपने जिक्र किया, प्रतिभा सिंह को राजनीतिक पुनर्जीवन मिलता है मंडी लोकसभा के उपचुनाव से, जिसे ग्रांटेड मान लिया गया था कि साहब सीएम का होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो स्टेट में पार में है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सेंट्रल में पार में है, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उस सेंटिमेंट को इन्वोक करते हैं कि बतौर प्रभारी, जो उनको कुछ शुरुआती राज्य मिले थे जब उनको गुजरात से निर्वासित किया गया था शंकर सिंह वाघेला की पहली शर्त के तौर पर, तो हिमाचल प्रदेश उनमें से एक था। यहाँ के हर जिले, हर तहसील का वो नाम ले सकते हैं, और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने पहला चुनावी मौका भी दिया। तो एक तरफ जयराम ठाकुर की एक इमेज है, दूसरी तरफ कांग्रेस का डिवाइडेड हाउस है। अब सर मुझे बताइए कि चेहरों की लड़ाई में किसका वजन भारी दिख रहा है? मैं फिर से इसमें कहूँगा, जो आपने 2017 पे आप जो ले गए थे चीजें कि चेहरे पे भाई धूमल जी का चेहरा था या उस तरह का वो थी, मैं इसी बात पे दोबारा से कहूंगा कि हर यहाँ पे कंस्टिट्यूंसी का बड़ा मिजाज होता है, वहां चेहरों का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। एक ना, ये ऐसा नहीं कि एक चेहरा ऐसा हो जाए, चेहरा यहाँ वीरभद्र सिंह से बड़ा चेहरा कौन था, लेकिन कभी रिपीट नहीं हुई सरकार उनकी, अगर चेहरे की बात उसमें करें तो धूमल जी खुद बहुत बड़ा चेहरा थे, नो डाउट, लेकिन अपनी कंस्टिट्यूंसी भी हार गए, उनका अध्यक्ष भी हार गया, बीजेपी के जो अध्यक्ष थे सतपाल सत्ती, वो भी सतपाल सत्ती भी हार गए उनमें से, ठीक बात। ऐसे में बहुत सारे फिर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं इसको चेहरे वाली को मैं बड़ा नहीं, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है हिमाचल की पॉलिटिक्स में कि चेहरा होना कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रही है यहाँ पे। दूसरी आपने कही कि दिल्ली से सरकार चलती या कमजोर सरकार या उस तरह के नेतृत्व, उस तरह। धूमल जी जब 1998 में चीफ मिनिस्टर बने थे हिमाचल प्रदेश में, पूरी की पूरी सरकार ये 5 साल ऑलमोस्ट पंडित सुखराम ने चलाई थी, ठीक है। अभी शशिकांत जी भी जो पैनल में है वो भी उस पर ज्यादा बात करेंगे सारा। उस हिसाब से कोई बड़े डिसीजन नहीं ले पाते, चलो तब वो डबल इंजन या उस तरह का कोई और तरह की, वो तब भी वैसी जैसी स्थितियां थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना दबाव पंडित सुखराम का था कि सरकार जो है वो हर तीसरा फैसला, और उसको ये कि रोल बैक वाला सिस्टम था कि ये कर दो फिर वापस ले लो, ये कर दो वापस ले लो, उस तरह के कर दो। अच्छा, और वो तो एक घोषित थे चीफ मिनिस्टर धूमल जी तब कि प्रेम कुमार धूमल चीफ मिनिस्टर होंगे, सरकार बनेगी। जयराम जी को तो पता नहीं था कि वो ऐसा होगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। एक, उसके बावजूद वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन 2-2.5 साल कोरोना ले गया उनका, इस बात को हमें समझना पड़ेगा बीच में सारी, है ना, कोरोना ले गया। और मैं जो मंडी पार्लियामेंट्री की सीट की जीत भी है उसमें बड़ा कि कोई कांग्रेस की वेव थी या उस तरह का था। आप देखिए कोरोना के बीच में चुनाव हुए और लोग इतने फेडअप थे, हम जैसे आप जैसे लोग भी उकताए हुए, परेशान, और सबका उसमें गुस्सा ज्यादातर तो सिटिंग गवर्नमेंट पे निकलता ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से। नेचुरली वीरभद्र सिंह जी का भी एक उस तरह का होता उसमें कि उनकी भी कुछ कंस्टिट्यूंसी में उनकी डेथ के बाद भी कोई वो भी एक फीलिंग रही होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक सिंपैथी फैक्टर भी था वीरभद्र सिंह की मृत्यु की वजह से? सिंपैथी फैक्टर कुछ कंस्टिट्यूंसी में, लेकिन बहुत कंस्टिट्यूंसी में ये भी चीजें थी कि कोरोना की वजह से एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ वैसे ही बड़ी भारी थी, क्योंकि आप देखिए कोरोना के बीच में तब भी कोरोना की लहर चली हुई थी, तीसरी चौथी कौन सी लहर थी जब ये इलेक्शन हुए सारे। तो एक बात जो आपका मूल सवाल है कि चेहरों के ऊपर तय होती है चीजें, मैं नहीं कहता कि चेहरों के हिसाब से मतलब सरकार बदलेगी या सरकार सत्ता में आएगी। अभी भी बीजेपी में अगर बोलें कि भाई ठीक है जयराम
ठाकुर का नाम है, लेकिन सारा इलेक्शन मोदी जी और दूसरे तमाम बीजेपी के लीडरों के हिसाब से लड़ा जा रहा है। और मोदी जी या अमित शाह यहाँ है और एक तरह से नड्डा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं सबसे ज्यादा आज की डेट में। तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि चेहरे वाला कोई बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, दूसरी चीज हेमंत जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और शशिकांत जी भी इसमें अपने विचार रखें। मुझे एक बुजुर्ग मिले ग्रामीण इलाके के, उन्होंने अध्यापक रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा 3 वाक्य हैं, 3 वाक्य में तुम्हें बता देता हूँ, तुम पत्रकार हो, भटक के पूछ रहे हो सबसे कि चुनाव कैसे तय होगा। हमका बताइए चाचा जी। बोले देखो, एक तरफ बीजेपी का संगठन है ना, कि प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं, नड्डा भी कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, ये भी कर। दूसरी तरफ कांग्रेस जिस चीज के भरोसे है कि सरकार से नाराजगी, जो यहाँ की रवायत है रोटी पलटने की, है ना, जो भाजपा का नारा भी है कि हम राज कायम करेंगे और रिवाज को बदलेंगे। तो बोले कांग्रेस उसके भरोसे है, और उसके जो नेता हैं स्थानीय जिले के जो कद्दावर नेता हैं, उनका अपना एक स्ट्रांग होल्ड है। तो बीजेपी का मजबूत संगठन, कांग्रेस अपने स्ट्रांग होल्ड नेताओं के भरोसे है, और तीसरा उन्होंने कहा ओपीएस। बोले इन्हीं 3 पर तय होगा। और वो तो ये भी बोले कि मामला फिलहाल तो करीबी लगता है। इन बिंदुओं पर आप लोगों का क्या सोचना है? एक इसमें ये भी साथ में मैं बुजुर्गवार ने जो भी कहा होगा उसमें मैं ये जरूर एक बात इसमें ऐड करूंगा कि बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी इस वक्त ऐसी है जो तिकोने मुकाबले में फंसी हुई है। हमें उस फैक्टर को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो तिकोने मुकाबले में फंसी है, वहां ओपीएस भी मसला हो सकता है, वहां एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है, कांग्रेस का डिवाइडेड हाउस भी मसला हो सकता है सारा। लेकिन ये जो ट्रायंगल, जो एक तिकोने फाइट में जो सीटें फंसी हुई है, ये बहुत चीजें डिसाइड करने वाली है, आप देखते रहिएगा। और इसमें यानी आप कह रहे हैं कि हेमंत जी आप कह रहे हैं कि एक बीजेपी का संगठन, 2 कांग्रेस का फुटकर स्ट्रॉन्ग होल्ड, और तीसरा आम आदमी पार्टी की तरफ आपका इशारा है कि जो तिकोनी फाइट है। आम आदमी पार्टी की नहीं, जो बागी नेता बीजेपी के भी कांग्रेस के भी, बीजेपी में ज्यादा है संख्या उनकी। जो बगावत वाला मसला है वो बीजेपी ज्यादा जूझ रही है आज की डेट में बगावत से। तो बगावत बागियों को अगर पूरी तरह उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, नाथ नहीं पाए, तो बगावत भी एक और फैक्टर हमें ऐड करना पड़ेगा किसी कंस्टिट्यूंसी के जीतने और हारने में। मतलब ओपीएस भी है कांग्रेस का, या बीजेपी के जो अपने संगठन के हिसाब से है, या एंटी इनकम्बेंसी और जो भी वगैरह 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 सारा, इसमें एक बगावत भी फैक्टर है। और कई जगह पे बड़े बड़े तिकोने मुकाबले में ठीक ठाक तरह से फंसी हुए है पिच। तो वहां पे मैं कह रहा हूँ कि कई कंस्टिट्यूंसी में बड़े अनप्रिडिक्टेबल से, बड़े इस तरह से चीजें होने वाली है जो मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि हाँ ये रिजल्ट। तो ये 3-4 फैक्टर है, उसमें गुटबाजी एक अहम फैक्टर है, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जी शशिकांत जी, सॉरी आपके पास आने में थोड़ी देर हुई। कोई बात नहीं। आपका क्या सोचना है इस पे, जो सौरभ का सवाल था, और उस पे मैं ये कह दूं कि अभी जैसे कांग्रेस में ये बात हो रही है कि कांग्रेस में प्रचार कौन कर रहा है, बड़ा चेहरा तो प्रियंका गांधी है। उन्होंने 2-3 रैलियां हिमाचल में आयोजित की हैं, लेकिन अभी भी राहुल या सोनिया और ये दूसरे बड़े नाम आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी भी इस पे इतने के बाद भी, जब आज से 8-9 दिनों बाद पोलिंग है, तब भी क्लियर नहीं है जब हम ये शूट कर रहे हैं। तो कांग्रेस, बीजेपी और जिस टूटने की बात कर रहे हैं, जिस डिसेंट की बात कर रहे हैं, जो छिटकने की पार्टी से बात कर रहे हैं, हेमंत जी आप क्या इसमें ऐड करेंगे सर? देखिए, नहीं, मुझे सबसे पहले तो मैं जो अभी सौरभ ने बात करी और सौरभ जी ने कहा कि चेहरों के कितना, वो वीरभद्र सिंह, हेमंत जी ने भी कहा कि पहला चुनाव है जो वीरभद्र सिंह जी के बिना लड़ा जा रहा है। एक हिमाचल के बारे में ना एक बड़ी अजीब सी बात है, या कहें कि अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे जो लगता है, आज तक जैसा कि आपने देखा कि हमेशा सरकार बदली है, उसका कारण क्या है? अगर आप इसकी गहराई में जाएं और अगर आप इसका विश्लेषण करें, चेहरे वही हैं। अगर आप देखें, मान लो पिछले आप 10 साल की या 15 साल की राजनीति को देखें, वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, वही मुद्दे हैं। इस बार क्योंकि इलेक्शन अलग है, लेकिन वही चेहरे 5 साल में तो अपना पूरा करिश्मा दिखाते हैं। जब 5 साल के बाद विपक्ष से सत्ता पक्ष में उनकी बारी आने की रहती है, वही चेहरे वर्क कर देते हैं, लेकिन वो तब काम नहीं आते जब उनकी सरकार रहती है। तो इसका मतलब एक सबसे बड़ा जो इसमें विश्लेषण अगर आप करें राजनीतिक, सबसे एक जो विश्लेषण सामने आता है कि लोग सिर्फ विपक्ष में उन चेहरों पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो 5 साल बाहर रहे,
और एक बड़ा शब्द नड्डा जी इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बताऊं व्यक्तिगत तौर पर, जब कभी आप उनसे बात करें, जो हिमाचली हमारा एक शब्द है, आप भी इसको समझेंगे कि यहाँ जैसे आप एक मंत्री हैं हिमाचल में और मंत्री बन गया और उसके बाद 5 साल आप मंत्री रहे, मेरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें हैं आपसे, और मैं आपके पास जाता हूँ तो काम के लिए मैं आपके पास गया। अब जाहिर है कि सबके काम कभी नहीं हो पाते, तो आम आदमी को उससे निराशा होनी शुरू होगी। एक काम आपने कर दिया, वो दूसरा लेके जाएगा, दूसरा कर दिया, तीसरा लेके जाएगा, तो वो क्या है कि उसके बाद वो चौथा काम आप नहीं कर पाए तो पहले के 3 भूल जाएगा, और फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होगी कि आप उसके सारे काम करें। अब इसमें क्या है कि सभी नेता विफल हो जाते हैं। आप किसी भी नेता का नाम ले तो या तो अब वो क्या है कि वोटर इंतजार करता है चुनाव का, और वो उसका शब्द है एक बड़ा अच्छा जो नड्डा जी बहुत इस्तेमाल करते हैं कि सेट करना है, ये बंदा सेट करना है। अब सेट मतलब इसकी सेटिंग करनी है, अब इसको ऐसा मजा चखाना है कि इसको पता चले। तो ये नड्डा जी बार बार बोलते हैं बातचीत में। ये जब आप हिमाचल आएंगे तो वो हिमाचल के लोगों को पता है इस शब्द का अर्थ क्या है। अपना हिम्मत जी भी जानते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैंने उस आदमी को सेट करना है, तो मतलब है कि बस मैं उससे इंतजार कर रहा हूँ मौके का कि मैंने वो सेट करना है बंदा। तो यहाँ पे जो ये लैंग्वेज है, ये बेसिकली एक मानसिकता है हमारे वोटर की कि वो इतना नाराज हो जाता है, हर पार्टी को इसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ जो ये चीज स्थिति पैदा होती है, इसका विश्लेषण एक बार मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया था। मैं आपको बताऊं, जब नरेंद्र मोदी, एक बड़ा अच्छा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। नरेंद्र मोदी हिमाचल के प्रभारी थे पहले, आपको पता है, उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तो जब वो मुख्यमंत्री बन गए, एक बार मुझे उनके पास जाने का मौका मिला वहां पे गांधीनगर। तो मैं मिला, उनका पहला सवाल मेरे साथ, आप अंदाजा लगाइए क्या था। उन्होंने मुझसे कहा, शशिकांत जी आपको गुजरात के सचिवालय में और हिमाचल के सचिवालय में क्या अंतर नजर आया? तो मैंने जो चीज महसूस भी की थी, वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं थी और बिल्कुल खाली पड़ा था सचिवालय, जबकि हमारे यहाँ सचिवालय भरा रहता है। तो उन्होंने उस समय कहा कि बिल्कुल आपने ठीक समझा, हमारे सचिवालय में आपको आम जनता इस तरह से भीड़ भाड़ लगाए नहीं मिलेगी। और उसका एक कारण ये है कि हम लोगों ने काम को मुख्यमंत्री पर नहीं थोप रखा है, जबकि हिमाचल में दिक्कत ये है कि मुख्यमंत्री एक मतलब छोटे सा चपरासी की ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री करता है। तो ये काम जब मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले लेगा, और यहाँ एक और रिवाज है जो बहुत कम प्रदेशों में मैंने देखा कि कहीं होगा, एमएलए जिनका काम नहीं करते, वो इसलिए काम नहीं करते कि या तो वो एमएलए के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करता है आदमी, उसको मैं पहचानता हूँ कि ये मेरे खिलाफ चलता है, और या ये दूसरी पार्टी का आदमी है, वो मुख्यमंत्री के दरबार में जाके लाइन में लग जाता है। और जब वो लाइन में लगता है तो वहां कोई पता नहीं है आदमी कौन है और कहाँ से आया, तो वो एक मेरिट पे अपनी बात कहता है, और वो पॉलिटिकल जो उसमें इनपुट होना चाहिए वो मुख्यमंत्री को नहीं मिलता। उसका एक ये कारण है कि जब आप मुख्यमंत्री इस तरह की लाइनें लगाएंगे और वो घरों पे सुनेंगे, तो वाह भाई तो बहुत होती है कि वो मुख्यमंत्री जनता के दरबार में रहते हैं और बहुत लोगों से रोज मिलते हैं, 1000 लोगों से रोज मिलते हैं। लेकिन जो उसकी आउटपुट है, अगर आप देखें, तो वो मुख्यमंत्री जब 1000 लोगों के एप्लीकेशन रोज पकड़ते हैं, उसमें से अगर आप उसका प्रैक्टिकली बाद में देखें तो वो सबके काम नहीं हो पाते। उसमें बहुत से काम तो ऐसे हैं जो सरकारी नियमों के विरुद्ध रहते हैं। और तो ये काम ऐसे अभी में भी क्या है, और ये शिमला के सचिवालय में ये अभी भी होता है, मुख्यमंत्री ये सारे काम देख रहे हैं। सिद्धांत, मैं शशिकांत जी और हेमंत जी के लिए एक सवाल है। देन आई जी। लीव दिस सेशन। हेमंत जी ने बिल्कुल सही जोड़ा। मैं उन बुजुर्ग के हवाले से बात कर रहा था, उन्होंने 3 बात कहे, पर अगर मुझे अपनी सीमित समझ में 4 फैक्टर बताने होते तो उसमें डेफिनेटली चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता रेबेल। तो एक तरफ जो रुष्ट लोग हैं, एक तरफ जो रेवड़ी कह रही है बीजेपी की ओपीएस की स्कीम है, तीसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशनल माइट है, और चौथी तरफ वो रिवाज है रोटी पलटने का। ये 4 चीजें हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान बीजेपी के एक संगठन मंत्री से बात हुई। उन्होंने कहा कि अब हम बाकायदा इस चीज पर काम करते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, जो चैलेंजर हैं, उनके यहाँ टिकटार्थी कौन कौन थे। जाहिर उसमें एक को टिकट मिला होगा। हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो टिकटार्थी हैं उनको ये प्रॉमिसेस किए जाएं कि सत्ता में आने के बाद आपको संगठन और समितियों में समायोजित किया जाएगा, आपको सत्ता का बराबर फल मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाया। विपक्षी खेमे में भी रीच आउट टू दोज एस्पिरेंट्स, ताकि हमें एक इलेक्शन में एज मिले। तो एक तरफ तो बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट में इस तरीके की चीजों पर काम करती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, अगर मैं विशुद्ध आंकड़े में जाऊं तो हिमाचल प्रदेश में बागियों की सबसे ज्यादा संख्या इस समय भारतीय जनता पार्टी में, और ये उनके लिए, उनके माथे पर सबसे ज्यादा शिकन, ओपीएस जितनी शिकन दे रहा है उतनी शिकन रिबल भी दे रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का प्रबंधन कहाँ चूक रहा है। नड्डा का, ओपी ठाकुर, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर का मैनेजमेंट कहाँ चूक रहा है, सौदान सिंह कहाँ चूक रहे हैं, अविनाश राय खन्ना कहाँ चूक रहे हैं, अमित शाह कहाँ चूक रहे हैं। इस एक पर्टिकुलर मामले में
देखिए कैसा दिलचस्प सा उदाहरण है कि एक ही सीट है जहां से बीजेपी में रहे 3-3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सुशांत वाली सीट की बात कर रहा हूँ, हेमंत जी, है ना। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति आपकी पार्टी सांसद दो, और उसमें दो तो एमपी रहे हैं जी। तो ये इस चीज पर मैं आप दोनों की राय चाहता हूँ, हेमंत जी और शशिकांत जी की। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ खूब ये चर्चा हो रही है दोनों ही पॉसिबिलिटीज पे कि अगर फॉर आर्ग्यूमेंट से कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या सुक्खू के सर पे ताज सजेगा? क्या वो पूरे हिमाचल प्रदेश के नेता हैं? क्या मुकेश अग्निहोत्री विधानसभा के बाहर संगठन के स्तर पर पूरे हिमाचल के नेता हैं? और क्या प्रतिभा सिंह का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है क्योंकि शी इज द कैरियर ऑफ वीरभद्र सिंह लेगेसी? पर उसमें भी एक रिजॉइंडर है कि अगर प्रतिभा सिंह कमान संभालती हैं तो प्रतिभा सिंह संभालेंगे या विक्रमादित्य सिंह संभालेंगे? ये कांग्रेस का सिनेरियो। और भारतीय जनता पार्टी के सिनेरियो में ये पूछा जा रहा है कि भले ही जगत प्रकाश नड्डा बार बार ये कह रहे हों कि यदि मतलब उनके हिसाब से देखिए सब दल दावा करते हैं, आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है हमारे पार, भले ही अरविंद केजरीवाल की रैली सोलन में जैसी भी रही हो उसके बारे में शशिकांत जी हेमंत जी बताएंगे। तो एक तरफ जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में लौटते हैं तो जयराम ठाकुर ही आएंगे, लेकिन ये सब जानते हैं कि अनुराग ठाकुर केंद्र में एक बड़े मंत्री है, इसके बावजूद उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो शिमला में आए, वो यहाँ से राज चलाए। जेपी नड्डा की भी ये महत्वाकांक्षा रही और 2017 में ये लगभग तय हो चुका था कि वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, पर रात में खेल बदल गया। तो ये मैं दोनों तरफ के चेहरों पे की जो पॉसिबिलिटी है, किसके क्या प्लस हैं, किसके क्या माइनस हैं, इस पर आप दोनों विद्वान पत्रकारों की राय चाहता हूँ। सौरभ जी, इसलिए मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि कहाँ चूक गए भाजपा के नेता। मुझे लगता है कि जो चूक हुई है वो सिर्फ इस स्तर पर हुई है जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे कि व्यक्तिगत स्तर पर जो हिमाचल में नाराजगी है लोगों में, वो भाषणों से खत्म होने वाली नहीं है। और बीजेपी के लिए जरूरी था कि वो एक व्यक्तिगत स्तर पर एक इतना बड़ा प्रचार तंत्र तैयार करती कि लोगों की, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर होती। और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के साथ ही आपने देखा जो रेबल कैंडिडेट ज्यादा है उसका भी सीधा सा अर्थ है कि वो इतने संतुष्ट नहीं रहे, मुझे लगता है अपने साथ भाजपा के साथ, कि वो एक रेबल कैंडिडेट के रूप में खड़े हो गए। कुल्लू में तो अगर आप देखें राम सिंह खड़े हैं जो कि एचपीएमसी के चेयरमैन रहे, 5 साल उन्होंने सत्ता भोगी, सरकार के साथ रहे और वो सरकार के कहने के बावजूद वो चुनाव मैदान से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है जो चूक भाजपा की हुई है वो इस स्तर पर हुई है कि वो व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रचार को मजबूत नहीं कर पाए। और हिमाचल में जो स्थिति है उन्हें नजर आ रही है और जो सभी लोगों को नजर आ रही है कि हिमाचल में लोग भाजपा के खिलाफ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एंटी इनकमेंसी व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ज्यादा है, जैसे एमएलएज के खिलाफ है या आप कहें कि ये मंत्रियों के खिलाफ है या जो सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ है। और वो एक मौका तलाश रहे थे कि कब मौका आएगा और वो चुनाव में उनके खिलाफ मत डालेंगे। यही वजह है कि जो कांग्रेस जिसके पास कोई चेहरा आज नहीं है, वीरभद्र सिंह भी नहीं है, उसके बावजूद जिससे 6 महीने पहले तक आज ये उम्मीद नहीं थी कि जनता का इतना रिस्पॉन्स उन्हें मिल जाएगा कि वो भाजपा के सामने खड़ा भी हो पाएंगे, आज वो ये कल्पना कर रही है कि शायद सरकार उसी की बने। और हम मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमें मुकाबला मैदान में बिल्कुल कड़ा दिखाई दे रहा है। तो पहली बात तो यह है कि भाजपा को अगर कुछ करना है तो अभी धरातल पे एक तो इस तरह का कि वो जो प्रचार उनका बहुत बड़े स्तर पर है जिसमें कि लोगों की नाराजगी केंद्र की सरकार के खिलाफ भी नहीं है और भाजपा के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत एमएलएज जो भाजपा के भी हैं और व्यक्तिगत मंत्रियों के खिलाफ भी है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है और उसी का वो मुकाबला करने की स्थिति में अभी दिखाई हमें नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, इनके साथ साथ जो ग्राउंड वर्कर इनका है, उस ग्राउंड वर्कर के साथ अगर अभी ये बातचीत शुरू करें और जो लोगों की नाराजगी है उसमें जाकर उनसे एक तरह से उनका जो मन मुटाव है उसको दूर करें, तो मुझे लगता है कि भाजपा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। क्योंकि ऊपर के स्तर पर भाजपा का जो प्रचार है वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है और भाजपा के पास जो बड़े बड़े नेताओं की फेहरिस्त है वो इतनी लंबी है और इतने प्रभावशाली नेता है कि उनका अगर जिक्र करें तो अगर उनके नाम पर वोट पड़ेंगे तो मुझे लगता है भाजपा जीतेगी। लेकिन अगर व्यक्तिगत स्तर पर वोट पड़ेंगे और जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी की बात हम कर रहे हैं तो भाजपा निश्चित तौर पर बहुत बड़े नुकसान की स्थिति में आ जाएगी। जैसा आपने भी कहा कि 21-22 स्थानों पर रेबल्स थे और उस हालत में भाजपा को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। रेबल्स हालांकि हर बार रहते हैं लेकिन इस बार भाजपा दोहरी मार झेल रही है, एक तो बात ये। और दूसरी बात ये कि भाजपा की दिक्कत अब ये है कि भाजपा भी इससे उभर भी नहीं पा रही है और भाजपा को समझ भी नहीं आ रहा है कि उसका प्रचार किस तरह से करें।
जहां तक रेबल वाली कांग्रेस की बात है, शशिकांत जी जो रेबल वाली बात कह रहे हैं, इसमें एक बात ये भी जरूरी थी कि रेबल वाली बात साल 2021 में हुए बंगाल चुनाव में बार बार उठी थी और भाजपा को जो एज मिला था और जो सरकार नहीं बना पाएगी, टिकट बंटवारे में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, टीएमसी टर्न फोर्स आई थी, ये सब हुआ था, ये सब बात बंगाल चुनाव में भी हुई थी और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि आप वहां पर भी मैनेज करना कठिन है। शशिकांत जी, हेमंत जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा इस पे, आम आदमी पार्टी पे बार बार दिल्ली में खासकर ये बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने अपना सारा प्रेशर और सारा जो फोकस है वो गुजरात पे शिफ्ट किया हुआ है। हिमाचल से उनको बहुत सारी उम्मीदें या तो नहीं है या तो वो चाह रहे हैं कि वन थिंग एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम। शशिकांत जी, कितनी सही है? देखिए भाजपा की जहां तक बात है तो भाजपा के लिए अभी बहुत जरूरी है कि वो हिमाचल में किसी भी तरह से जीत हासिल करे, जैसा कि आपको सौरभ ने भी कहा कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से, केंद्रीय मंत्री यहाँ से, और एक अगर यहाँ से कांग्रेस को जीत मिलती है तो एक रिवाइवल ऑफ कांग्रेस यहाँ से स्टार्ट होगा, जिससे कांग्रेस को एक वो बनेगी, एक हवा बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी स्थिति है इस सब में अब भाजपा के सामने चुनौतियां तो बहुत ज्यादा है, और कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो मुख्यमंत्री की है। और अगर कांग्रेस ये तय कर लेती है कि मुख्यमंत्री वो अभी डिसाइड नहीं करेगी, जैसा कि अभी तक उसने कर रखा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा फायदे की स्थिति में है, क्योंकि 4-5 लोगों के क्षेत्रों में उसने ये प्रचार कर रखा है कि अगर आप अपने उम्मीदवार को जिताएंगे तो कांग्रेस वहां का मुख्यमंत्री देगी। जैसे सुक्खू के आप बात करें तो सुखविंदर सुक्खू के इलाके में यह कहा जा रहा है कि सुखविंदर जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और अगर बात करें मुकेश अग्निहोत्री की तो वहां पर भी यह प्रचार है कि मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी तरह बाकी क्षेत्रों में भी यही प्रचार है, रानी प्रतिभा सिंह के नाम पर भी इसी तरह का प्रचार हो रहा है, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ये एक फॉर्मूला है कांग्रेस का बिना किसी उसके, जो कि वो उसे प्रमोट करना चाह रही है, और इस बार उनका प्रयास है। और मुझे लगता है कांग्रेस क्योंकि आज वीरभद्र सिंह नहीं है, इसलिए यही फार्मूला उनके लिए ज्यादा कारगर भी साबित हो रहा है। कि दिल्ली में और बार बार ये बहस हो रही है, पत्रकार कहते हैं, दोस्त का मतलब जो भी जानकार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की टर्फ को बहुत ज्यादा ध्यान देना बंद किया है और वो गुजरात पे अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक टोकन की तरह है कि हाँ लड़ रहे हैं, थोड़ा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, ये है वो है, टोकन बिल्कुल की तरह है, लेकिन जो लड़ाई है उनकी गुजरात में है। तो क्या ये आप ये कहना सही होगा? आप लोग ग्राउंड पे हैं, ज्यादा जान रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल सही है, और इसका स्पष्ट उदाहरण सामने देखने को मिल रहा है। और उसका कारण मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी को ये समझ आ चुका है कि अगर वो हिमाचल में गंभीरता से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी फिर से सत्ता में आ सकती है। और बीजेपी आज तक इसी उम्मीद में थी कि आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार ढंग से और सशक्त ढंग से चुनाव लड़ेंगे, गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे, और वो सारे वोट एंटी इनकम्बेंसी के जो है वो जो बीजेपी के अगेंस्ट पड़ने थे वो कांग्रेस को मिलने वाला था वो आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा। तो वो वोट डिवाइड होंगे और उसमें भाजपा का कैंडिडेट जीत जाएंगे, और यहाँ हार जीत का फैसला बहुत कम वोटों से रहता है। तो इसलिए अगर आम आदमी पार्टी को 2-2.5 हजार वोट भी एक एक उम्मीदवार को मिलते हैं तो भी भाजपा के जीतने की स्थिति पैदा हो जाती। ये बात जब अरविंद केजरीवाल को समझ आई तो उन्हें लगा कि एक तो वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से भाजपा की सरकार रिपीट हो, उनके लिए बेटर है कि कांग्रेस की आ जाए। दूसरा, उन्हें लगा कि गुजरात के साथ साथ 2 जगह ध्यान रहेगा तो उसमें भी कमजोरी आएगी। तो यह तय किया गया कि हिमाचल को उसके भरोसे छोड़ दिया जाए, और एक तरह से यहाँ पर जो उम्मीदवारों के भरोसे पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, और कितनी गंभीरता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो उनकी लिस्ट आई थी उम्मीदवारों की, उसमें रविंदर रवि जैसे लोगों के नाम और फोटो शामिल थी जो कि भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी ने बिल्कुल गंभीरता से हिमाचल को नहीं लिया, और वो एक रणनीतिक उनकी मुझे लगता है रणनीति है पूरी राजनीतिक तौर पे कि हिमाचल में गंभीरता से चुनाव ना लड़ा जाए, ना वहाँ पैसा लगाया जाए ज्यादा, ना वहाँ टाइम लगाया जाए, ना ही केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं का टाइम और उनका प्रचार पे टाइम लगाया जाए, और गुजरात पे पूरा फोकस करके मोदी जी को घेरा जाए। और वहां पे जो गुजरात में स्थिति पैदा हुई है, उन्हें लगता है कि शायद वो बंगाल में जिस तरह भाजपा फायदे में रही है उसी तरह की स्थिति इस बार शायद वो अगर जीते भी नहीं तो भी शायद वहां पे गुजरात में उनकी एंट्री उन्हें लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल आकलन सही है कि हिमाचल आम आदमी पार्टी ने राम भरोसे छोड़ दिया है, और यहाँ जो भी मिलेगा उन्हें एक तरह से बोनस उनका होगा। हेमंत जी, आप इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? आम आदमी पार्टी में देखिए, शशिकांत जी ने भी एक पहलू बताया इसमें कि कांग्रेस के वोट कटेंगे और वो बीजेपी की सरकार बनेगी, तो आम आदमी पार्टी ने शायद ऐसा सोचा होगा। मेरा इसमें साथ में ये भी मानना है कि आम आदमी पार्टी का बेसिकली यहाँ संगठन नहीं है, ठीक है, और इन्होंने बनाने की 1-2 बारी कोशिश की, कभी रामलाल को बनाया, कभी श्यामलाल को बनाया, और वो चला नहीं हिसाब किताब इनका। ये एनर्जेटिक हुए तब से जब पंजाब में आ गई, साथ के पड़ोस में एकदम से आ गई, और यहाँ इलेक्शन ईयर शुरू हो गया।
तो एकदम से सारा फोकस इनका आ गया हिमाचल प्रदेश पे, और जितना एग्रेशन से इन्होंने यहाँ काम शुरू किया तो लग रहा था कुछ करेंगे ये। लेकिन ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो शशिकांत जी ने कहा, लेकिन साथ में दूसरा ये भी है कि इनके पास मैं बहुत इनके लोगों से भी मिलता जुलता रहता था सारे, ट्रेनिंग देनी पड़ रही थी इनको कि मीडिया के सामने कैसे बोलना है, भाषण में कैसे बोलना है, या आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो क्या बोलना है, उसके बाकायदा पार्टी ने ट्रेनिंग सेशन चलाए हुए थे यहाँ पे, ठीक है, ये मैं जानता हूँ सेवा का। तो अच्छा, फिर जितना तेजी से वो होता है ना, सोडा वाटर कल्चर जो होता है हमारा, वो झाग निकलती है, वो एकदम से झाग आती है और फिर एकदम से बैठ जाता है, तो वो सोडा वाटर करेक्टर जैसा हुआ उस तरह का। और नेचुरली इनको फिर दिख भी गया यहाँ पे कि अभी नहीं है, अभी ये सही समय नहीं होगा इस तरह का, और मेरा ख्याल महीने 1.5 महीने पहले इन्होंने यहाँ से वापसी कर ली थी। यहाँ बड़े कम, ये जो भी कुछ खड़े रह गए, बहुत लोग छोड़ गए इनको, इधर से उधर हो गए, इधर से उधर होते गए सारे। तो इन्होंने फिर कहा कि अभी ये जो 6 महीने में संगठन भी तैयार करना और 6 महीने में आपने प्रत्याशी भी ढूंढने और चुनाव भी लड़ना और मुद्दे भी जुटाना और समझना चीजों को, ये इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप ये करो कि जो कांग्रेस से नाराज होगा उसको भी वोट उसको दे देंगे, या जो बीजेपी से नाराज होगा उसको दे देंगे, तो वो एक मतलब बड़े एंड वाली बात है सारी, उस तरह की सारा। उसमें भी कई लोग आए ऐसे इन्होंने जो शामिल किए, लेकिन बाद में वो महीने पर पहले 15 दिन पहले चले गए सारे छोड़ छाड़ के। तो आम आदमी पार्टी का ये भी एक इसमें है। चलिए, हम अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और अब हम चलते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की ओर। नेता नगरी का अगला सेगमेंट है जवाबदेही, जहां पे हम आपके सवाल सुनते हैं, आपकी शिकायतें और आपके सुझाव सुनते हैं और अपना पूरा प्रयास करते हैं कि हम आप उनका निवारण कर सके। और जवाबदेही में पहला सवाल है रवि का, जो पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में कि सर डॉक्यूमेंट्री देखता हूं लेकिन मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं जगता, क्या करूं। डॉक्यूमेंट्री दरअसल एक जर्नलिस्टिक पीस होता है। जैसे आप एक खबर पढ़ते हैं, जैसे आप कोई न्यूज पीस देखते हैं, कोई बड़ी रिपोर्ट पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी लगभग वैसी ही चीज होती है। उसमें कई सारे तथ्य होते हैं, एक्चुअल फुटेजेस होती हैं, तो हो सकता है वो चीज आपको एक बार में इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन वो देखना इसलिए चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज भी देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज ही देखता हूँ बहुत ज्यादा। तो उसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा सूचनाओं के थोड़ा ज्यादा पास जाते हैं। अब जब ये एक ऐसा समय है जब ज्यादा लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, ओटीटीज का ज्यादा कंजम्पशन है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंजम्पशन पैटर्न में आपको अपने आप को सूचनाओं से भी थोड़ा सा सींचना होगा। तो जब जानकारियों से थोड़ा सा खुद को सींचेंगे ना, तो उसके लिए सबसे एक थोड़ा ज्यादा चमकदार सोर्स है हमारा डॉक्यूमेंट्री वाला सेक्शन। तो वो जरूर देखा कीजिए। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। लल्लन टॉपी समय समय पे डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करता रहता है। तो और ओटीटीज प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे आप सर्च करें, सेक्शन ही बना हुआ है, देख जाइए। सत्येंद्र का सवाल है गुजरात पोर्ट ड्रग्स मामले पर एक एपिसोड कीजिए। मेरे ख्याल से आप अगर मैं सही हूं तो आप मुंद्रा पोर्ट की बात कर रहे हैं। तो मुंद्रा पोर्ट पे कई बार ड्रग्स के कंसाइनमेंट पकड़े गए हैं और इफेक्टिव तरीके से रेड की गई और उनको पकड़ा गया। जरूर ये एक जरूरी मुद्दा है। और ड्रग्स का पकड़ा जाना, ड्रग्स बरामद होना गुजरात में, और ये कई बार सवाल खड़े करता है। लेकिन यहाँ पर ये मुस्तैदी भी देखनी होगी उन सिक्योरिटी एजेंसीज की जो उस रेड को अंजाम दे रही हैं, जिनका उनका इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो इतना पुख्ता है, उनका स्कैनिंग सिस्टम इतना पुख्ता है कि कई की मैक्सिमम बार वो पकड़ ले रहे हैं। लेकिन अभी ये भी जानकारी सामने नहीं आई है, मैं अगर आप इस मेरे सवाल को जजमेंट की जल्दबाजी में देखें तो अभी ये भी जानकारी नहीं है कि कितनी ड्रग्स नहीं पकड़ी गई। जो नहीं पकड़ी गई उसका तो कोई हिसाब होता नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो नहीं पकड़ी गई वो भी नहीं पता चल रहा है। और लेकिन पकड़ी जा रही हैं ड्रग्स, ये भी एक ये भी है। और कई बार जब पकड़ी जा रही है ड्रग्स तो उसके साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है ये भी बता रही हैं कि ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, उसको भेजने लाने और उसका एक इंपोर्ट करवाने वाले लोग कौन से हैं, इसके भी खुलासे हो रहे हैं। हाँ, अभी और जानकारियां आएंगी और सब कुछ सामने आएंगे तो हम इस पर जरूर आपके लिए एक कोई रिपोर्ट तैयार करेंगे। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, आप लोग वहां कैसे काम करते हैं, ये शिवाजी का सवाल है। बहुत मुश्किल है दोस्त। हमारी कुछ टीमें शिमला में हैं, कुछ टीमें अहमदाबाद में हैं, गुजरात के दूसरे हिस्सों में हैं।
वो अपने हिस्से की मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनकी हवा कम से कम हमसे बेहतर है। और ये उन टीमों के लिए, हमारे लिए, उन टीमों को देखकर हमें कम से कम संतोष होता है कि वो अभी इस दूभर और दूषित हवा को नहीं झेल रहे हैं। यहाँ की हवा बहुत खराब है। हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम पत्रकार हैं। जंगल में आग लगेगी तो हम देखने जाएंगे, शहर में स्मॉग होगा, प्रदूषण होगा तो हम देखने जाएंगे, दिखाने जाएंगे, रिपोर्ट करने जाएंगे, उसके बीच में भी काम करेंगे। दिखते सहते हैं, टीम के लोग बीमार भी होते हैं, दवाई खाते हैं, हम सभी लोग बीमार होते हैं, तबीयत खराब होती है, गला जाम होता है, करते हैं, काम करना है। लेकिन प्रदूषण में अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो कोशिश करें कि मास्क पहने, और ये भी कोशिश करें कि इंडोर्स अगर ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें। बहुत भोर का और बहुत अलसुबह का समय, जिस समय पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे सस्पेंडेड होता है हवा में, उस समय, तो उस समय कोशिश करें कम से कम बाहर निकलें, जरूरत के समय ही बाहर निकलें। इसमें अपना ख्याल खूब सारा रखें। अव्वल का सवाल है, मैं ललन टॉप का रेगुलर व्यूअर हूं, आरवम गेस्ट इन द न्यूज रूम, दुनियादारी किताब वाला और जवाबदेही मेरे पसंदीदा सेगमेंट हैं। अब मैं वेब सीरीज नहीं देखता। आई एम रियली हैप्पी कि आप ललन टॉप के रेगुलर व्यूअर हैं, लेकिन आई एम रियली क्यूरियस कि आप वेब सीरीज क्यों नहीं देखते हैं। वेब सीरीज अच्छी चीज होती है यार, मतलब मैं भी देखता हूँ और देखना चाहिए। और मैं इस सवाल का तो वैसे भी जवाब दे रहा हूँ कि मैं नहीं देखता हूँ, क्या मैं वेब सीरीज देख के कोई गलत कर रहा हूँ क्या? ऐसा नहीं है, देखिए वेब सीरीज भी देखिए। ललन टॉप देख रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आप दर्शकों से ही ललन टॉप बनता है। अब हम आप दर्शकों के ही फीडबैक से या दर्शकों की शिकायतों से या आपके सवालों से ही हम काम करते हैं, आइडियाज बुनते हैं, उस पर हम चर्निंग करते हैं। वेब सीरीज वगैरह भी देख सकते हैं, अच्छी वेब सीरीज कुछ लोग बना रहे हैं, तो आप जरूर देख सकते हैं। इस बार ललन टॉप अड्डा शिमला में कीजिए, ठाकुर व्हील पलसारा का सवाल। ललन टॉप अड्डा एक होने वाला है दोस्त, दिल्ली में। उसकी तारीखें हम जल्द आपको बताएंगे। इसी महीने कोशिश है कि इसी महीने उसे आयोजित किया जाए। तारीख आपको जल्द सूचित की जाएगी। शिमला में इस बार तो एक टाइट शेड्यूल के तहत तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन हम आगे आने वाले समय में लगभग हर राज्य में ललन टॉप अड्डे का आयोजन जरूर करेंगे आप सभी के लिए। शुक्रिया। नेता नगरी का आखिरी सेक्शन है फुर्सत की सलाह, और फुर्सत की सलाह में किताबों के बारे में और वेब सीरीज, मूवीज, जो डॉक्यूमेंट्रीज जो हम देख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और पहली किताब आज की होने वाली थी वर्षावास, जिसको हमारे साथी अविनाश मिश्र ने लिखा है, और वो उपन्यास है दरअसल, और बहुत ही नई और बहुत ही आविष्कारिक शैली में लिखा हुआ और बहुत इंगेजिंग, बहुत सही तरीके से आपके मन में बैठने वाला है। पहले भी सौरभ ने एक नेता नगरी के एपिसोड में इसका जिक्र किया था, मैं भी पढ़ रहा, मैंने भी पढ़ के खत्म किया है। और दूसरी किताब जो है वो प्रेमचंद के फटे जूते। कई सारे लोगों ने पढ़ी होगी ये किताब, हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ व्यंग निबंधों का संग्रह है ये। और आपको ये किताब ऐसी है कि जिसको मतलब कैसे बताऊं, मैं ये किताब ऐसी है जो मैं कई बार पढ़ता हूँ, इसके कई हिस्से अलग पलट के पढ़ता हूँ। तो ये किताब ऐसी, अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपको एक एनालिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करनी है, तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। जो अंग्रेजी में मुहावरा है ना, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, है ना, तो दिन को दिन कहो, रात को रात कहो, ये उसके बारे में दिन को दिन कैसे कहो, है ना, वो उस व्यंग की पूरी शैली को आपको समझाती है, आपको बताती है, आपको उससे दो चार करवाती है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है जो मेरी लिस्ट में बहुत दिनों से थी, मैं नहीं पढ़ पाया था आज तक, वो अब हाथ आई तो अब मैंने पढ़ा, वो है स्पाई स्टोरीज इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ रॉ एंड ISI। मतलब ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी आराम से ये भी। और इसमें मजेदार ये है इस किताब में कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, तो लेखकों ने उनके बारे में बताया है, वहां के जासूस कैसे काम करते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या हुए, और इंटेलिजेंस गैदरिंग में क्या क्या मुश्किलें आई हैं, केस स्टडीज हैं, बहुत अलग अलग तरह की है, थोड़ी बातें हैं। मतलब आपको ये पढ़ के लगेगा, समझ में आएगा कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम उतना ही नहीं है जितना हम फिल्मों में देखते हैं, वो काफी जटिल, बहुत लेयर्ड और बहुत सारे सवालों से भरा हुआ है। तो इस किताब को तो जरूर पढ़ना चाहिए आपको। इसके अलावा जो चीज मैं देख रहा हूँ, जो मैं इन दिनों देख रहा हूँ, उसमें से
पहले नंबर पे है फैमिली गाय। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप हैं उसका सब्सक्राइबर तो वहां पे आपको ये सीरीज मिल जाएगी। और मतलब 21 या 22 सीजन आ चुके हैं इसके, और ऐसी सीरीज है, एनिमेटेड है, कार्टून्स हैं, लेकिन बच्चों वाले कार्टून नहीं है। ऐसे कार्टून हैं जो सार्केस्टिक हैं, जो मजेदार हैं, जो कई सारे फ्रेम्स को तोड़ते हैं। मतलब इंडियन सीरीज नहीं है, यूएस में बनी हुई सीरीज है, तो कई सारी जगहों पे आप असहज भी हो सकते हैं इसको देखते हुए, लेकिन इसके मीम्स वगैरह काफी चलते हैं। एक मीम तो वही चलता है, आपको अगर याद होगा, कि एक याट में जो नोआ है वो हाथी से पूछ रहा है कि नीचे एक पेंगुइन है और पेंगुइन के सर पे हाथी की मुंडी लगी हुई है, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज दिस। तो वो उसी से आया है वो मीम, उसी फैमिली गाय से ये मीम आया है। तो फैमिली गाय देख सकते हैं, आधे घंटे के 20-20 मिनट के एपिसोड्स हैं और काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग है, लेकिन कॉशन है कि आप समझदारी और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए देखें। अगला है इसमें कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। इसमें एक सीरीज है। सीरीज क्या है? छोटी छोटी फिल्मों का, शॉर्ट फिल्मों का एक संग्रह है जो नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है। ये फिल्में एक तरह की हॉरर फिल्में हैं, लेकिन वो हॉरर फिल्में नहीं हैं जो यूजुअली हम देखते हैं। जिस तरह की यूजुअली फिल्में बनती हैं कि कोई पीछे मुड़ा, दरवाजा खोला तो भूत था, बिस्तर पे पलटा तो भूत था, फवारे से लाल खून आने लगा, इस तरह के जो होता है ना, मतलब उस तरह के नहीं है हॉरर। कई तरीके के इसमें एलिमेंट्स हैं। दरअसल अलग अलग फिल्में अलग अलग डायरेक्टर्स ने बनाई हैं, तो अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सप्लोर किया गया है। उसमें कई कई जगह दुस्वप्न है, कई कई जगह आपके दूसरे तरह के इक्वेशन है जो एलियन वर्ल्ड से जाके जुड़ते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज में, नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक डॉक्यू सीरीज है जिसका नाम है आफ्टर शॉक, एवरेस्ट एंड द नेपाल अर्थक्वेक। ये नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है। तीन हिस्से हैं इसके, 3 एपिसोड हैं। नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है, नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था हम सभी ने देखा था। तो लेकिन काठमांडू और आसपास के इलाकों में तो जो डिस्ट्रक्शन था, दरबार स्क्वायर में जो डिस्ट्रक्शन था, पाटन में जो डिस्ट्रक्शन था, वो तो लोगों ने देखा था। लेकिन उस समय एक अनसीन वर्ल्ड था जो एवरेस्ट पे रुका हुआ था और नेपाल की दूसरी चोटियों के आसपास रुका हुआ था, जहां पे एवरेस्ट पे एक टीम चढ़ाई कर रही थी। खम्बू फॉल है उसमें, जो वहां पे एक बर्फ का झरना जिसको कहा जाता है। तो वहां पर एक टीम फंसी हुई थी, एक टीम बेस कैंप में थी। वहां पे क्या तबाही मस्ती है, हिमालय के दूसरे हिस्सों में क्या तबाही मस्ती है और काठमांडू में क्या तबाही मस्ती है, उसके बारे में है ये डॉक्यू सीरीज। बहुत अच्छे से बनाई गई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक मूवी है जो हाल फिलहाल ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, वर्ल्ड वॉर 1 पे बेस्ड है। इस पर एक उपन्यास, एक किताब पर बनी थी जो वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन की लिखी हुई है, जो 1927 में लिखी गई थी शायद, लेकिन उस किताब पर बनी ये दूसरी मूवी है। पहली मूवी इसी किताब पर 1930 में बन चुकी थी और ये 2022 में एक उसी के आसपास फिर से रिप्रोडक्शन किया गया है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास कुछ दोस्त हैं, कुछ त्रासदियां हैं, उनकी कहानी है ये मूवी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। और इसके साथ हम रैप करते हैं नेता नगरी का आज का एपिसोड। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।